औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? चलें, अलवीना जाफ़र, ठीक है। अच्छा जी, अ सबसे पहले जो है वो हमारा टारगेट क्या है पढ़ाई का, यानी कि हमें जो है वो सिलेबस को कैसे लेके चलना है, उसके बारे में आपसे बातचीत हो जाती है। इससे जो है वो एक मेरे लिए भी याद दहानी हो जाती है कि मुझे जो है वो आपको क्या कुछ जो है वो डिलीवर करना है, और आपके लिए भी एक जो है वो आला कार तैयार हो जाता है कि आप जो है वो अपनी पढ़ाई के ऊपर कंट्रोल रख सकें कि भाई कहाँ पे आपको जाना है। तो ये पहली क्लास का जो है वो हमेशा दस्तूर होना चाहिए कि क्या पढ़ना है वो पहले से ही पहली क्लास में मुआहिदा कायम हो जाए। तो हमें जो है वो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना है, जो कि कहलाता है इनकम टैक्स 50 से 60 नंबर का। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के नाम से हमारे सिलेबस के अंदर हम पढ़ेंगे, और ये जो है वो 30 से 45 मार्क्स हैं। और फिर ये कि एक थ्योरी वाला एरिया है जिसको कहा जाता है प्रोफेशनल एथिक्स वैल्यूज और एटीट्यूड के नाम से, और इसके अंदर जो है वो आपको 5 से 10 नंबर की जो है वो तशखीस होगी। तो ये तीन एरियाज हमें सिलेबस के अंदर पढ़ने होंगे। हमारा तरीकाकार ये होता है कि इनकम टैक्स से हम स्टार्ट लेते हैं, इसके बाद दरमियान में ये प्रोफेशनल एथिक्स और वैल्यूज वगैरह की जो है वो बातें गाए बगाए दरमियान में होती रहती हैं। और फिर ये जब जो है वो इनकम टैक्स मुकम्मल हो जाता है तो फिर हम इनडायरेक्ट टैक्स पे एंड में आते हैं। तो ये हमारी जो है वो तरतीब होगी पढ़ाई की। तो इनकम टैक्स के अंदर जो है वो आपसे बात इस चीज इस तरीके से हो रही है कि ये डायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स पाकिस्तान में बहुत सारे होते हैं, सारे टैक्सेस हमें जो है वो इनकम टैक्स के सिलेबस के लिए या जो है वो टैक्स प्लानिंग और प्रैक्टिसेस के सिलेबस के लिए नहीं पढ़ने, सिर्फ इनकम टैक्स पढ़ना है। डायरेक्ट टैक्स अभी थोड़ी देर में आपसे अर्ज करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स भी एक से जायद हैं, सेल टैक्स भी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी है, कुछ और भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, मगर आपके लिए बहरहाल जो है वो यही दो टैक्सेस यानी कि सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी को ही आप जो है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स और वैल्यूज के लिए उन्होंने हमें आइडेंटिफिकेशन की हुई है कि इसके अंदर क्या कुछ पढ़ना है, तो वो भी हम जरा अभी देख लेते हैं। तो ये 50 से 60 नंबर जो डायरेक्ट टैक्स का एरिया है, इसमें हमें क्या कुछ कवर करना है। हमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कवर करना है, इनकम टैक्स रूल्स कवर करना है, और इसके अलावा अदर्स की कुछ बातें कवर करनी है। अब अदर्स में क्या चीजें आती हैं, वो एसआरओस और सर्कुलर्स लेटर्स जो है वो कवर करने हैं। एसआरओ, सर्कुलर और सर्कुलर लेटर्स कवर करने हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या कुछ हमें कवर करना है, ये जो है वो 242 सेक्शन हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, वो हमें कवर करने हैं। और इसके साथ जो है वो 14 शेड्यूल्स हैं। 14 शेड्यूल्स में क्या कुछ है वो अभी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। नॉर्मली हम और आप कोई कहानी लिखते हैं, कोई किताब लिखते हैं, तो उसके अंदर कहीं कोई लिस्टिंग वगैरह इन्वॉल्व हो जाती है, तो हम जो है वो उसको एक अनेक्शर की शक्ल में जो है वो पेश कर देते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे आप क्लाइंट के पास ऑडिट करने गए और वहां पे आपको स्टेशनरी दरकार है, तो आपने दरखास्त लिखी कि मैं ऑडिटर हूं और ऑडिट के दौरान में मुझे स्टेशनरी की जरूरत है, मुझे प्रोवाइड कर दीजिए। अगर आपको 2 पेंसिल्स और 2 पेन चाहिए तो वो तो आपने अपनी दरखास्त में ही लिख देना है। अगर कोई लिस्टिंग है, पूरी बहुत सारा स्टाफ है, तो फिर आप अनेक्शर बनाते हो। इसी तरीके से पाकिस्तान का दस्तूर कोई भी होगा, कोई भी कानून बनेगा, उसमें कोई लिस्टिंग वगैरह की बातें आ जाएंगी, तो फिर उसको जो है वो शेड्यूल की शक्ल में पेश किया जाता है। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 14 शेड्यूल हैं। तो 14 शेड्यूल में आपको लंबी लंबी लिस्टें नजर आ रही होंगी, कोई प्रोविजंस की, कोई आइटम्स की, कोई जो है वो कवानीन की। तो वो लिस्टों में क्या कुछ है वो अभी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। तो 242 सेक्शन, और हर एक सेक्शन को उसके मुतालका जो है वो एसआरओ, सर्कुलर, सर्कुलर लेटर्स और इसके मुताल्लिका रूल्स, और इसके साथ साथ जहाँ पे जो शेड्यूल लिंक हो रहे हैं उसके साथ कनेक्ट करके पढ़ना होगा। तो आपकी जो है वो पढ़ाई मेरे साथ इस तरीके से होगी कि आपको इंशाल्लाह जो भी पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स मिलेंगे। नोट्स मैंने कार्रवाई ये नहीं की कि आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ उसमें अल्फाज का हेर फेर किया हो, बल्कि वही चीज जो लॉ में लिखी हुई है उसी को छापा है, और ताकि आपका लॉ के साथ जो है वो रिश्ता कायम हो जाए। और उसके साथ बस एक मामला ये हो गया
इंडिया के लॉ में यानी इनकम टैक्स लॉ में लिंकिंग बहुत है, यानी ये सेक्शन उससे लिंक करो, उससे लिंक करो, तो फिर एक क्वेश्चन या एक सिचुएशन जो है वो सॉल्व होती है। तो उसके ऊपर जो है वो नोट्स जो है वो बेसिकली रेप्लिकेशन ऑफ द लॉ ही है। इसके बावजूद भी मैं घाए बगाए आपको जो है वो लॉ की शक्ल यानी कि ओरिजिनल बेड एक्ट भी दिखाता रहूंगा, ताकि आपका उसके ऊपर हाथ साफ हो, क्योंकि मेरे नोट्स या किसी के भी नोट्स आप एग्जाम में नहीं ले जा सकते हो। एग्जाम में जो है वो आपको डायरेक्ट ही लेके जाना है, तो कहीं आपकी याददाश्त में कोई जो है वो प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई चीज को रिट्रीव करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, याददाश्त से यानी नोट से पढ़ा होगा, तो उस केस में आपके पास कम से कम इतनी काबिलियत हो कि आप जो है वो बेर एक को खोल के जो है वो देख सको। तो फिर एक मरतबा आपने खोल लिया तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो बेर एक खुलेगा कैसे, उसकी अगर क्लास में प्रैक्टिस होगी तो खुलेगा। फर्दर मोर जब इंशाल्लाह आप अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में जाएंगे, और कुछ लोग तो शायद जा भी चुके होंगे, तो उनको ऑफिस में ये नोट्स वगैरह लेके जाना जो है एक मुजरिम की नजरों से जो है वो लोग नॉर्मली देखते हैं कि भाई ये नोट्स वगैरह से आप क्यों पढ़ रहे हैं। आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस जो हैं इसको बहुत नापसंदीदा जो है वो डिक्लेयर कर चुके हैं, और करते भी रहेंगे। हम भी ऐसा ही करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के बारे में कि नोट्स वोट्स लेके ना आइए। कोर्ट वगैरह में कभी आप ये नोट्स वगैरह लेके जा देते हैं, चले जाते हैं, तो वहां पे तो जजेस आपको सबके सामने जो है वो झड़क देते हैं। तो ये चीजें जो है वो आपको अवॉइड करनी है प्रैक्टिकल फील्ड में। तो फिर आप क्या ले जाएंगे, बैरक, तो बैरक के ऊपर आप हाथ साफ नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा। तो वो थोड़ा थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। और इंशाल्लाह मेरे नोट्स के बारे में मैं आपको ये तस्दीक कर दूं कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि भाई ये तो इन्होंने जो है वो पूरा रेप्लिकेट ही किया है, कोई इसमें नई चीज नहीं है। तो फिर बनाए क्यों नोट्स। नोट्स इसलिए बनाए कि वो लिंकिंग क्लास के अंदर जो है वो ऑनलाइन के पैटर्न पे बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें टाइम काफी कंज्यूम हो जाता है कि इस सेक्शन से इस सेक्शन पे जंप कर रहे हैं, उधर जंप कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है वो टाइम बचाने की गर्ज से बस इसको जो है वो एक पेपर पे नोट्स की शक्ल में पेश करने की जसारत की जाएगी। तो ऑर्डिनेंस जो है वो बेसिकली वो सरचश्मा है जिसको हमें कंट्रोल करना है, और इसके लिए आलाए कार जो हैं, जो इससे कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको जो है वो मेरे साथ ऐसे पढ़ने हैं कि ऑर्डिनेंस के साथ मैं आपको जो है वो गाइड करूंगा कि कौन सा रूल कनेक्ट होता है, कौन सा जो है वो एसआरओ, कौन सा सर्कुलर लेटर कनेक्ट होता है, और कौन सा शेड्यूल कनेक्ट होता है। इसी तरीके से ऑर्डिनेंस आगे बढ़ते 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 एंड पे पहुंचाया जाएगा। तो बेसिकली ऑर्डिनेंस को हमें जो है वो कंट्रोल करना है, काबू करना है, और इस ऑर्डिनेंस की महारत को हासिल करने के लिए ये सारे आलाए कार है। कौन से, इनकम टैक्स रूल्स, शेड्यूल, एसआरओ, सर्कुलर और सर्कुलर लेटर्स। इनका क्या मतलब होता है वो अभी समझ लीजिए। ऑर्डिनेंस जो है वो बेसिकली कहता है व्हाट टू डू, आपको करना क्या है। और ये जो है वो ऑर्डिनेंस के अंदर व्हाट टू डू के बारे में कोई मैटर जो है वो लिस्टिंग जो है वो दरकार है उसके लिए, तो फिर वो शेड्यूल की शक्ल में पेश कर दी जाएगी। लॉ ने कहा कि आपकी टैक्सेशन होगी, और टैक्सेशन के लिए रेट की जरूरत है। तो अब सेक्शन 4 ने कहा कि फर्स्ट स्केड्यूल में जाके रेट देखिए। अब वो रेट जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से पेश किए गए कि इंडिविजुअल के रेट्स ये होंगे, एओपी के रेट्स ये होंगे, कंपनी के रेट्स ये होंगे। अगर मोबाइल फोन जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं तो एक विथहोल्डिंग टैक्स कटता है, वो क्या होगा। गुड्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो विथहोल्डिंग टैक्स क्या होगा, डिविडेंड के ऊपर टैक्स क्या होगा, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो ये सारी इतनी बड़ी लिस्टिंग है, तो ये सेक्शन 4 में डालते तो सेक्शन 4 का तो पूरा जो है वो कीमा निकल जाता, वो कहीं से जो है वो काबू में ही नहीं आता। तो लिस्टिंग बना दी कौन से जो है वो जगह पे, फर्स्ट स्केड्यूल के थ्रू। तो ऑर्डिनेंस में व्हाट टू डू होता है, और व्हाट टू डू के लिए अगर किसी मैटर में कोई लिस्टिंग की जरूरत है, लाइक in order to tabulate the applicable tax rates, तो there will be a document जिसको शेड्यूल फर्स्ट यानी कि फर्स्ट स्केड्यूल के बेस पे पुकारा जाएगा। इनकम टैक्स रूल जो हैं आपको ये बताते हैं कि भाई जो है वो व्हाट टू डू जो ऑर्डिनेंस में लिखा होता है उसका हाउ टू डू कैसे होगा। लाइक बहुत आसान से एग्जांपल बताता हूँ। सेक्शन नंबर 82 में कहा गया कि अगर एक इंडिविजुअल पाकिस्तान में 183 डेज का स्टे करता है तो उसकी जो है वो पाकिस्तान में स्टेटस रेजिडेंट की हो जाती है। और उसकी अगर पाकिस्तान में स्टेटस रेजिडेंट की हो गई तो फिर उसकी पाकिस्तान में जो इनकम अर्न हो रही है जिसको पाकिस्तानी सोर्स कहते हैं वो तो टैक्सेबल होगी ही होगी। इसके अलावा उसकी जो दुनिया में यानी कि बैरूनी ममालिक में जो इनकम अर्न हो रही है जिसको फॉरेन सोर्स इनकम कहते हैं उसकी भी फिर टैक्सेशन पाकिस्तान में होगी। तो दिस इज वेरी क्रिटिकल कि उसकी फॉरेन सोर्स इनकम किसी बंदे की पाकिस्तान में टैक्स करनी
नहीं हो तो उसके लिए रेजिडेंट प्रूफ करना पड़ेगा। इफ देयर इज द इंडिविजुअल, तो रेजिडेंट प्रूफ करने के लिए आपको जो है वो 183 डेज का स्टे पाकिस्तान में एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, और ये सेक्शन नंबर जो है वो 82 है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि 183 डेज का जो स्टे है सेक्शन नंबर 82 में, इसको गिनते कैसे हैं? मैं पाकिस्तान में आया, मेरा काम खराब हुआ, कोई छुट्टियां पड़ गई, बारिश की वजह से पानी जमा है, काम नहीं हो रहा, तबीयत खराब हो गई, मेरी फ्लाइट डिले हो गई, मैं कोई ट्रांजिट की वजह से पाकिस्तान में स्टे कर रहा हूं, तो क्या ये सारे स्टे गिने जाएंगे? तो इसके बारे में हाउ टू डू मैटर जो है वो हैंडल होता है रूल नंबर 14 से। रूल नंबर 14 आपको बताएगा कि भाई जो है वो ये कैसे हैंडल होंगे। तो व्हाट टू डू के ऊपर हाउ टू डू को एक्सप्लेन करना हो तो देयर विल बी अ रूल, एंड द रूल विल नॉट ऑलवेज बी फॉर एवरीथिंग। वो चीजों के ऊपर रूल्स आएंगे जिसके ऊपर एफबीआर ने जरूरी समझा कि यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो वो रूल्स जो आएंगे वो हमेशा किसी सेक्शन का जो है वो एलुबरेटिव या एक्सटेंडेड जो है वो वर्जन होंगे, और उसके ऊपर जो है वो कौन से सेक्शन से कौन सा रूल जो है वो कनेक्ट होता है, इसके लिए एक महारत चाहिए। तो वो महारत जो है वो इंशाल्लाह हम अपनी पढ़ाई के दौरान में डेवलप करेंगे। अच्छा, अब ये जो है वो तीन डॉक्यूमेंट को समझ लीजिए। एक होता है एसआरओ, एक होता है सर्कुलर, और एक होता है सर्कुलर लेटर। अब जो है वो मैं आपको इसको ऐसे पढ़ाना चाहूंगा कि सर्कुलर जो है वो एफबीआर की एक्सप्लेनेशन होती है। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि एफबीआर जो है वो, जैसे कि मिसाल के तौर पे, हर साल जो है वो बजट आता है। बजट के ऊपर जो है वो एक बहस छिड़ जाती है कि इसको कैसे करेंगे, इसको वैसे करेंगे। तो एफबीआर का एक दस्तूर है, एक तरीकाकार है कि वो हर साल बजट के ऊपर जो है वो बजट की अमेंडमेंट्स के ऊपर एक्सप्लेनेशन जारी करता है। तो एक्सप्लेनेशन किस डॉक्यूमेंट के थ्रू आती है? वो सर्कुलर के थ्रू आती है। इसी तरीके से जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बात है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी जो है वो परचेज करते हो, तो वो प्रॉपर्टी परचेज करने के ऊपर आपको 2% का एक विथहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। और ये जो है वो परचेज करने के ऊपर जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो अपने नाम पे, तो वो रजिस्ट्रेशन कराते वक्त जो है वो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर जो है वो 2% का इतलाक करके आपसे जो है वो ये विथहोल्डिंग टैक्स की वसूली करते हैं, और फिर इसका चालान भी आपको दे देते हैं। और ये विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो साल के आखिर में कोई आपकी लाइबिलिटी हो उससे आप नॉक ऑफ कर लीजिए, और लाइबिलिटी ना हो तो रिफंड क्लेम कर लीजिएगा। ये तरकीब जो है वो सेक्शन नंबर 236 के में लिखी गई है, सेक्शन नंबर 236 के में। अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी नहीं है बल्कि मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है, तो फिर क्या होगा? क्योंकि गिफ्ट के ऊपर तो कोई उसकी वैल्यू असरटेनमेंट हुई नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन तो हुआ नहीं है। तो इसके ऊपर फिर एफबीआर का सर्कुलर आया कि भाई बहस ना कीजिएगा, हम इसके ऊपर ये कहते हैं कि गिफ्ट अगर आया आपके पास तो उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। तो अब ये एक ऐसा मैटर था जिसके ऊपर बहस छिड़ गई, तो एफबीआर ने उसको जो है वो रिजोल्व कर दिया थ्रू अ सर्कुलर। तो सर्कुलर विल ऑलवेज बी टेलिंग समथिंग कि जिसके ऊपर आपको ये होगा कि यार ये तो एक ऐसा मैटर आया है जिसके ऊपर जरूर जरूर किसी दर्जे में, माशरे में, सोसाइटी में कोई बहस छिड़ी होगी। तो वो बहस क्या थी उसके ऊपर ये सर्कुलर का बैकग्राउंड जो है वो डेवलप होता है, और फिर सर्कुलर में क्या लिखा होता है वो आपको पढ़ना है और उसको फिर रिलेवेंट सेक्शन से कनेक्ट करना है। तो सर्कुलर विल ऑलवेज बी एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटेड प्रोविजंस ऑफ द लॉ। फिर एक होता है सर्कुलर लेटर, अभी इसकी तारीफ भी आपको पढ़ा देते हैं। सर्कुलर लेटर जो है वो सेक्शन नंबर 213 के तहत एफबीआर के अंदर जो अफसरान होते हैं वो अपने मातहतों को जारी करते हैं। इसके अलावा अगर टैक्स पेयर भी जो है वो कभी एफबीआर को कोई मैटर जो है वो पेश करते हैं कि भाई इसको कैसे हैंडल किया जाएगा, इसको कैसे किया जाएगा, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, तो एफबीआर कोई पाबंद तो नहीं है, मगर एफबीआर का इख्तियार है 213 नंबर सेक्शन में कि वो जनरल पब्लिक की जो है वो क्वेरीज को भी जो है वो एड्रेस करे और उसकी एक्सप्लेनेशन जारी करे, और अपने मातेहतों को भी एक्सप्लेनेशन जारी करते हैं। तो जब मातेहतों को एक्सप्लेनेशन जारी करते हैं तो उस केस में जो है वो या आवाम को जो है वो एक्सप्लेनेशन का रेस्पॉन्ड देते हैं, तो उस सूरत हाल में सर्कुलर लेटर के नाम से जारी किया जाता है। अगेन दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्लेनेशन, circular is also an explanation, but in the circular you will not be finding any addressee। एड्रेसर तो एफबीआर या उसका कोई ऑफिसर होगा, बट एड्रेसी कोई नहीं होता, यानी किसको मुखातिब किया जा रहा है सर्कुलर में ये नहीं लिखा होता, मगर सर्कुलर लेटर में आपको जरूर जरूर जो है वो एड्रेसी का नाम नजर आएगा। अभी जैसे आजकल जो है वो
एक मसला चला हुआ है, ये जो सोशल मीडिया की जो है वो धूम मची हुई है कि उसमें एक उल्टी-सीधी जो है वो वीडियो आ जाती है, ऑडियो आ जाती है, ये ऑडियो और वीडियो शॉप जो है वो बेसिकली जो टेक्निक्स हैं उसके ऊपर, तो उसके ऊपर जो है वो एक कोर्ट वगैरह में या हियरिंग्स के अंदर या केसेस के अंदर जो है ये इश्यूज आने शुरू हो गए कि वो बयानात रिकॉर्ड करते हैं, आपसे जो है वो कोई बातचीत जो है वो हुई टैक्स अथॉरिटीज की, आपने एक पॉइंट जो है वो सबमिट किया, उसकी उन्होंने बयान रिकॉर्ड किया। अब वो बयान रिकॉर्ड करने के बाद आला अफसरान के पास वो पहुंचता है या फिर ये कि जो है वो कोर्ट के पास वो बयान पहुंचता है, तो जो बयान देने वाला है वो कह देता है कि ये तो वीडियो शॉप है और मैंने जो है वो ये कहा ही नहीं है, ये तो मेरी गलत वीडियो बनी हुई है, ऑडियो गलत बनी हुई है, ये ऑडियो लीक्स का मसला है, ये वीडियो लीक्स का मसला है। तो अभी इसके ऊपर कल जो है वो एक सर्कुलर लेटर जारी हुआ है जिसमें अफसरान को ये कहा गया कि जैसे ही आपकी किसी की ऑडियो या वीडियो टेप लें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स एंड बयानबाजी, तो उसकी आप फॉरेंसिक जो है वो लैब के अंदर जो है वो भेज के उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट बना लीजिए, जिसमें ये ऑथेंटिकेट हो जाता है कि जिसकी वीडियो बनी है या जिसकी आवाज है ये वही आदमी है जो कि वीडियो के ऊपर टाइटल हो रहा है या वीडियो के ऊपर जिसका नाम लिखा जा रहा है या ऑडियो के ऊपर नाम लिखा जा रहा है। तो ये फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है ये बहरहाल जो है वो लेने के ऊपर फिर कोर्ट में डिनाइल नहीं हो सकेगा उस बंदे की तरफ से कि ये तो ऑडियो और वीडियो शॉप हुई है या जो है वो एडिट हुई है, बल्कि ये कि उसको मानना पड़ेगा क्योंकि उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी जो है वो तैयार होगी। अब बहरहाल आपके लिए जितनी जरूरी थी बात वही मैंने आपको बताई है। तो दिस इज अ रीसेंट डेवलपमेंट जिसमें जो है वो सुपीरियर ने इंफीरियर्स को यानी कि एफबीआर के आला अफसरान ने मातहत अफसरान को ये ताकीद की कि फॉरेंसिक लैब के अंदर जाके फॉरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर आप जरूर जरूर काम कीजिएगा। तो ये कैसे आएगा? ये अगेन सर्कुलर लेटर के थ्रू आएगा। सर्कुलर लेटर विल बी एन एडवाइजिंग note from the superior to the inferior, and the superior is empowered to do so on the basis of or on the faith of section 213। सेक्शन नंबर 206 जो है वो सर्कुलर की एम्पावरमेंट एफबीआर को दे रहा है और एफबीआर इसके अफसरान को सर्कुलर लेटर की एम्पावरमेंट जो है वो 213 में मिल रही है। अच्छा, अब एसआरओ क्या होता है? एसआरओ ये होता है कि ये इसको पूरे नाम से पुकारा जाता है स्टेचुटरी रूल्स एंड ऑर्डर, इसको कहा जाता है स्टेचुटरी रूल्स एंड ऑर्डर। आपको बहुत सारे सेक्शन में मिलेगा कि भाई जो है वो एस में बी प्रिस्क्राइब, एस में बी स्पेसिफाइड, एस में बी डिफाइंड। तो कभी किसी सेक्शन में ये लिखा हुआ मिले कि एस में बी प्रिस्क्राइब या एस में बी डिफाइंड या एस में बी स्पेसिफाइड, तो ये चार अल्फाजों की जगह पे जो भी प्रिस्क्राइब या डिफाइन या स्पेसिफाई होगा ये लाजमी तौर पे जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू होगा उसका नाम एसआरओ होगा। एसआरओ के थ्रू जो है वो चीजें फिल इन की जाती हैं जो चार अल्फाजों की जगह पे गैप क्रिएट हुआ, चार अल्फाजों को हटा के जो गैप क्रिएट हुआ इसमें जो मैटर या मजमून या मतन जो है वो फिक्स किया जाएगा, वो एसआरओ के थ्रू किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे एफबीआर में कहा गया यानी कि लॉ के अंदर कहा गया सेक्शन नंबर 37A में, 37A में लिस्टेड शेयर्स वगैरह की जो है वो कैपिटल गेन की बातचीत है। तो उसमें कहा गया कि भाई कैपिटल गेन ये जो लिस्टेड शेयर्स का है उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि भाई जो है वो ये कैसे जो है वो कंप्यूट होगा अगर मुझे शेयर्स जो है वो स्पेशल डिविडेंड के तौर पर मिला था। स्पेशल डिविडेंड आपको मालूम है कि कंपनियां जो है वो अपनी सब्सिडरी के शेयर्स जो है वो डिविडेंड के शक्ल में डिक्लेयर करती है। तो उसमें तो मैंने कोई पेमेंट नहीं की मगर मुझे शेयर्स मिले हैं, तो वो शेयर्स की जो है वो मैं अपनी कॉस्ट क्या असाइन करूं, तो इसके ऊपर जो है वो रूल्स आएंगे। ये सेक्शन में लिखा हुआ है कि इसके रूल्स प्रिस्क्राइब हो सकते हैं। तो वो रूल्स प्रिस्क्राइब अगर होंगे तो वो कैसे प्रिस्क्राइब होंगे? वो एसआरओ के थ्रू प्रिस्क्राइब होंगे। तो जो भी जो है वो कोई सेक्शन जो है वो प्रिस्क्राइब के बारे में तस्करा करता है, स्पेसिफाइड के बारे में प्रिस्क्राइब तस्करा करता है, डिफाइंड के बारे में तस्करा करता है, तो उस केस में वो डिफाइनिंग, वो प्रिस्क्रिप्शन, वो स्पेसिफिकेशन हमेशा एसआरओ के थ्रू आएगी। अब जिस सेक्शन को भी आपको पढ़ाया जाए उसमें जो है वो ये तस्करा हो कि एस में भी स्पेसिफाइड, तो फौरन से आप अपने टीचर को पूछिए कि सर इसका एसआरओ कहाँ है। तो वो एसआरओ जो है वो आप पढ़ेंगे तो फिर वो सेक्शन मुकम्मल होगा। या फिर ये कि बाज़ औक़ात टीचर ये कह रहे होंगे कि भाई जो है वो ये एसआरओ को आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये एसआरओ आपके सिलेबस से शायद बाहर है। या बाज़ औक़ात ऐसा कहा जाएगा कि ये एसआरओ अभी तक आया ही नहीं है, यानी जो सेक्शन जो आप पढ़ रहे हो जिसके ऊपर कहा गया कि एस में बी प्रिस्क्राइब, एस में बी स्पेसिफाइड, जैसे कि मिसाल के तौर पे सेक्शन नंबर 21 के अंदर ये कहा गया है कि आप यूटिलिटी बिल्स के ऊपर कनेक्शन, यूटिलिटी बिल्स के ऊपर अगर आप एक्सपेंस क्लेम करना चाहते हैं यानी इलेक्ट्रिसिटी गैस के बिल के ऊपर,
ऊपर आप अपना एक्सपेंस क्लेम करना चाहते हैं तो एक लिमिट के अंदर रह के क्लेम कीजिएगा और एक जो है वो कंडीशन के मयार को फॉलो करके जो है वो आप क्लेम कीजिएगा। ओपी लिखा है ये कंडीशंस और लिमिट्स जो है वो एस में भी प्रिस्क्राइब। अब ये एस में भी प्रिस्क्राइब के लिए आप एसआरओ की तलाश में निकल जाइए और मैं आपको ये मुतल्ला करता हूँ कि ये एसआरओ अभी तक आया ही नहीं है। एसआरओ ना आने के ऊपर जो है आप कहिए कि आज तो मैं इलेक्ट्रिसिटी और गैस का पूरा अमाउंट जो है वो एक्सपेंस के तौर पे क्लेम कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ द रीजन एसआरओ इज येट टू बी रिलीज्ड। अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो ये एसआरओ का जो है वो बैकग्राउंड एस में भी प्रिस्क्राइब, एस में भी स्पेसिफाइड, एस में भी डिफाइंड अल्फाज रिमूव करके इसकी जगह पे एक मतन को लो के अंदर फिट कर दीजिए तो एसआरओ का सब्जेक्ट बच जाता है। सर्कुलर एक्सप्लेनेशन होती है, ये जो है वो आपको सेक्शन 206 में मिलेगा। सर्कुलर लेटर जो है वो एक्सप्लेनेशन ही होती है बट इट विल बी टू समवन फ्रॉम नॉर्मली जो है वो एफबीआर का सुपीरियर जो है वो इंफीरियर को जो है वो या अपने मातहत को जो है वो इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है। आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ सेक्शन 206 एंड 213 जिसकी बेस पे मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा अपना खौफ दूर कीजिएगा। एग्जाम में जो है वो बेरेक्ट अपने साथ लेके जाएंगे तो थोड़ा बहुत क्लास में हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ जो है वो बेरेक को भी पढ़ें ताकि आपको जो है वो एग्जाम में इसके साथ जो है वो थोड़ी सी मोहब्बत हो, थोड़ा सा जो है वो आपकी उनसियत हो तो आप आसानी से जो है वो चीजें जो आपको भूल गई होंगी तो वो आप आराम से इसको देख सकें। और अगर ना भी भूलें तो बहरहाल एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि हम लोगों को अपनी पढ़ाई के दौरान में खोल के देखने की आदत डाल लें और अपने जहन को खामा में इस बोझ के ऊपर हल्का ना करें कि हम चीजों को याद कर रहे हो। चीजों को याद करेंगे तो बहरहाल आपका जहन जो है वो थकेगा, जहन थकेगा तो उसका जो है वो खतरा ये होता है कि उसकी जो है वो मेमोरी या वर्केबिलिटी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो अगर आपको किसी वक्त में सहूलत नहीं थी ओपन बुक की तो फिर आप जो है वो बहरहाल बोझ लेते थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे। मगर आज जो ओपन बुक हो गया तो ओपन बुक का जो थीम है वो ये है कि लो खोल के देख के आपको एग्जाम में इस्तेमाल करने की इजाजत है तो व्हाई नॉट टू यूज द लो। मगर उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी क्लास के अंदर जो है थोड़ा शौक पैदा करना पड़ेगा। अपनी पढ़ाई का जो भी टेन्योर है उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो तवज्जो के साथ थोड़ी दिलचस्पी के साथ लो के पेजेस को आगे पीछे घुमाना सीख लीजिए तो इंशाल्लाह फिर आपको जो है वो इसमें तकलीफ नहीं होगी। तो जरा देखें 206 नंबर में क्या कहा गया। अच्छा, क्लास का हमारा फॉर्मेट इस तरीके से है कि आपको मैं ऑनलाइन लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ और आपसे मेरी जो है वो इसमें इल्तजा यही है कि आप कोशिश कीजिए कि आप ऑनलाइन ही रहिए यानी कि लाइव क्लास से लीजिए और जो है वो इसके अंदर जैसे जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है ऐसे ऐसे आप रिवाइज करते रहिए। तो आप किसी भी दर्जे के शागिर्द हैं, चाहे जो है वो बिल्कुल पहली दफा दे रहे हैं, दूसरी दफा एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर आप अपने आप को रेगुलर बेसिस पे लाएंगे तो आपकी चीजें जो है वो ऑर्डर में रहेंगी, आपको चीजें समझ भी आएंगी, आपका जो है वो इस पे दिलचस्पी का मयार भी रहेगा और फिर ये कि आपका इंशाल्लाह एग्जाम भी आसानी से पास हो जाएगा। मगर अगर आप इसको अक्यूमुलेट करेंगे यानी कि जो है वो अभी आप जो है वो क्लासे नहीं ले रहे, आखिर में एक महीने में क्लासे जो है वो सुनने के लिए बैठ जाएंगे, आप कहेंगे कि यार रोज के जो है वो 6 घंटे लगाऊं और जो है वो 200 घंटे का कोर्स एक महीने में हो जाएगा। तो ये 6 घंटे का आप रोज का सुन तो लेंगे मगर सुनने के बाद ये आपके अंदर उतर के स्टे करे और फिर वक्त पड़ने पे ये निकल आए, ये बहुत बड़ा काम होता है, ये इतनी आसानी से नहीं होगा। तो ये तो रोज के 1.5-1.5 घंटे जो लगेंगे इसके ऊपर ही ये काम होगा। क्लास के बाद फिर आपके पास जो वक्त बचता है आप अपनी रिवीजन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। मगर ये कि क्लास ऑनलाइन लाइव क्लासें होती हैं उसको लीजिए और अगर वो किसी वजह से आप ना ले सकें तो फिर वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो डेली बेसिस पे लीजिए। ये ना कीजिए कि जमा कर रहे हो, एक हफ्ते का भी जमा ना कीजिए। मैंने तो बहरहाल आपके साथियों के साथ ये देखा है कि वो तो पूरे पूरे सेशन के जमा करके बैठे होते हैं, आखिरी एक महीने में लेके तो वो फिर काम नहीं आएगा। उसमें इंस्टीट्यूट का काम तो हो गया, उसने आपको लेक्चर्स भेज दिए मगर ये कि वो लेक्चर्स आप सुन के जो है वो इस काबिल नहीं हो सकते हैं कि उसको उस लेक्चर को अपने जहन के अंदर अपने दिल के अंदर जगह दे सकें और फिर जो है वो जगह नहीं दे सकेंगे, उसका प्रॉपर स्टे नहीं होगा आपकी बॉडी के अंदर तो वो फिर निकलेगा नहीं वक्त पे। तो फिर आपको जो है वो इस पे मुश्किलात हो जाएंगी, फिर फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाएगा, आपके दूसरे काम भी खुदा ना खास्ता खराब हो जाएंगे। तो लो के सब्जेक्ट को तो बहरहाल आपको सीरियस ऐसे ही लेना पड़ेगा कि इसको गाहे बगाए यानी कि क्लास के पैटर्न के ऊपर जो है वो आप लेके चलिए तो इंशाल्लाह आपको सहूलत होगी। तो ये एक बात मैंने आपसे करनी थी। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ
ये देखिए, क्लास के अंदर जो है वो हम पहले किसी वक्त में ये भी करते थे कि आपको जो है वो माइक यूज करने की जो है वो इजाजत होती थी, वो आप बीच में सवालात पूछते रहते थे। तो फिर उसमें जो है वो जिन लोगों का सवालात से ताल्लुक नहीं होता था, उनकी दिलचस्पी बरकरार नहीं रहती थी, वो क्लास का ड्यूरेशन भी अनकंट्रोलेबल हो जाता था, वो काफी लंबा हो जाता था, और इसके ऊपर जो है वो एक प्रोडक्टिव सिचुएशन नहीं आई। तो फिर आप लोगों के साथियों से ही, ताउन से, उनसे मुशावरत से फिर हमने ये तय किया, और माशाल्लाह ये पैटर्न सक्सेसफुल रहा है कि क्लास के अंदर आप एक दफा, दो दफा, तीन दफा चैट बुक्स के अंदर जो भी सवालात हैं भर भर के सवालात कीजिए, कोई इसमें आपको रुकावट नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। जितने ज्यादा आपके सवालात हों उतनी ज्यादा हमें खुशी होगी। कुछ सवालात ऐसे होंगे कि जो मुझे लगेगा कि यस, दिस इज द क्वेश्चन which is very pertinent for the current topic which I am discussing, and this should be handled before going to the next provision or next topic, तो वो immediately आंसर कर दिया जाता है। कुछ आंसर क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो है वो आप एट द एंड ऑफ द क्लास के ऊपर आंसर को जो है वो मुतवक्का करेंगे, और जब जो है वो क्लास के एंड में आंसर दिया जाएगा तो वो शायद ऐसा होगा जो टॉपिक से रिलेवेंट ही नहीं होगा, या शायद सब्जेक्ट से भी बात औकात रिलेवेंट नहीं होगा। तो आपको जवाब दिए बगैर मैं क्लास कभी भी नहीं खत्म करूंगा, आपकी तसल्ली होगी। फिर इसके अलावा आप इसके ऊपर भी रंजीदा ना हो कि क्लास सुनते सुनते कैसे क्वेश्चन लिखे, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने पास जो रजिस्टर वगैरह हो उसमें पॉइंट लिख लीजिए कि जब क्लास खत्म होती है तो आप मुझे जो है वो ये रोक दीजिएगा कि अभी हमारा सवाल हम जो है पूछना चाह रहे हैं, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं इंतजार करूंगा, आपका जवाब जब तक मुकम्मल नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। फर्दर मोर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर एक्सेस है, तो उसमें आप 24 घंटे जब भी जो है वो कोई सवाल करना चाहें, दिस इज योर राइट, और आपकी जो है वो उसके ऊपर जो है वो पूरी इख्तियार है। आप 24 घंटे में कब भी सवाल करना चाहें। जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर बात है उनके टाइम होरिजोन में फर्क होता है, हमारे यहाँ रात भी होती है, तो कोई मसला नहीं है, आप किसी वक्त भी सवाल कीजिए। अक्सर व बेशतर आपको जो वो फौरन ही जवाब मिल जाएगा, मगर एक अगर कोई टाइम लग रहा होगा तो उसकी कोई रीजन होगी, कोई पर्टिकुलर जगह पे मुझे मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी, तो जवाब मैं इंशाल्लाह खुद ही सारे दूंगा। तो ये सारी हमारी क्लास का फॉर्मेट है। तो इसी फॉर्मेट के ऊपर जो है वो आज जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ उसके ऊपर मैंने आपसे ये बात की कि ये एक तरीके से सिलेबस भी है, और एक तरीके से ये ऑर्डिनेंस का फॉर्मेट भी है। ये फॉर्मेट अगर आप जानोगे तो अगली क्लास में आपको पढ़ने में आसानी होगी। यानी कि ये होगा कि आपको पता होगा कि कौन सी चीज कौन सी जगह पे जाके देखनी चाहिए। जैसे मैंने आज आपको रब्त बताया कि ऑर्डिनेंस में, रूल्स में, एसआरओ में, सर्कुलर और सर्कुलर लेटर्स में क्या लिंक होता है, तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगली क्लासों में बार बार मैं आपको बताता रहूंगा कि सर्कुलर लेटर में क्यों पढ़ रहा हूँ। सर्कुलर लेटर या सर्कुलर पढ़ूं तो फौरन समझ लीजिएगा कि लॉ की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। एसआरओ बोलूंगा किसी सेक्शन के बारे में तो फौरन समझ जाइएगा कि सेक्शन में एस में भी प्रिस्क्राइब है, और इसकी जगह पे रिजवान भाई जो है वो कोई चीज को फिल इन कर रहे हैं। तो दिस विल बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर वर्केबिलिटी ओवर द सिलेबस। और इसके ऊपर आप ये फॉर्मेट को, आज की क्लास का जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसको हल्का ना लीजिएगा। इसको आप क्लास के बाद भी रिवाइज कीजिए, अपने थोड़े बहुत छोटे मोटे कुछ नोट्स बना लीजिए। अपने हाथ से लिखेंगे तो फिर आपको जो है वो उससे मोहब्बत होती है, आपकी नेचुरल वो टेंडेंसी है, ऐसा होता है और हमेशा से होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। तो आप जो है वो जितना अपनी लिखने से जो है वो सीखते हो, इतना सुनने से नहीं सीख सकते। तो वो अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम जो पहली वही की जो है वो 5 आयत है, उसमें वन ऑफ द आयत ये भी है। तो लिखने के ऊपर थोड़ा सा अपना रुझान कायम कीजिए, इससे एग्जाम में भी आपको आसानी होगी। दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह जो आपकी मंजिलें हैं, जो आपके सरकोप करनी है, आगे बढ़नी है जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ की, वहां पे भी काम होएगी। डिजिटल लाइफ के अंदर राइटिंग पावर बहुत जरूरी है। जो अभी आजकल हम डिजिटल लाइफ से गुजर रहे हैं तो उसमें राइटिंग पावर बहुत जरूरी है। तो राइटिंग पावर थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए। और फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि देखिए, अपने हाथ से आप जो चीज लिखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद नोट कीजिएगा, उससे आपको अच्छी मोहब्बत महसूस होगी। कोई किसी और की लिखी हुई बात से अगर आपको मोहब्बत है तो होए, मगर एक अपने हाथ से लिखी हुई होगी तो उससे और ज्यादा मोहब्बत होगी, और आपको अच्छे तरीके से वो याद भी रहेगा। हसन, अभी जो है वो हफ्ते में 3 दिन की क्लासें रखी हैं। प्रिस्क्राइबर की मैनेजमेंट ने, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं था, तो दिस वाज द मैनेजमेंट डायरेक्शन, मैंने उसको एग्री कर लिया। एंड दे हैव सजेस्टेड कि भाई एक हफ्ते के लिए अभी ये रखते हैं। वंस वी विल बी कंप्लीटिंग आवर एडमिशन प्रोसेस, तो देन वी विल बी अल्टीमेटली फाइनलाइजिंग द सिलेबस। हफ्ते में 3 क्लासें हैं। अभी जो है वो इस हफ्ते के अंदर जो है वो 9:30 से 11 बजे की जो है वो टाइमिंग है।
आज की क्लास है, फिर इसके बाद जो है वो यानी कि जुमेरात की आज की क्लास है, फिर इसके बाद जो है वो शायद संडे को सैटरडे को क्लास है, वो शाम में है। तो 2 साढ़े 9 बजे वाली रात की क्लास है, और सैटरडे को गालबन जो है वो शाम में जो है वो कोई 6:30 या सवा 6 बजे की क्लास है। तो 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी, और हफ्ते में 3 दिन क्लासें होंगी। जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद फिर ये 4 क्लासें आपकी हो जाएंगी। तो ये टोटल जो है वो मिला जुला के हमारा इंशाल्लाह अप्रैल के आखिरी वीक में ये सिलेबस जो है वो मुकम्मल होगा। तो ये हमारा जो है वो टारगेट है, जो कि जो है वो इन आवर्स के अंदर हम पूरा करेंगे। चलिए, मैं आपको सर्कुलर पढ़ाने जा रहा था। सर्कुलर के बारे में मैंने आपसे तस्करा किया। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। टू अचीव द कंसिस्टेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड टू प्रोवाइड द गाइडेंस टू द टैक्स पेयर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द बोर्ड। यहाँ से मैंने आपको कहा था कि ये सर्कुलर जो है वो एक्सप्लेनेशन या गाइडेंस होती है, ये लॉ नहीं होता है। ये गाइडेंस के तौर पे आता है, ये किसी सेक्शन के अंदर पार्क नहीं हो रहा होता है, ये सेक्शन के अंदर उसकी एलुबरेशंस के लिए आ रहा होता है। द बोर्ड में इशू सर्कुलर सेटिंग आउट द बोर्ड्स इंटरप्रिटेशन। ये क्या होती है? ये बोर्ड की इंटरप्रिटेशन होती है, यानी कि बोर्ड की तशरीह होती है। किसकी? ऑर्डिनेंस के किसी सेक्शन के बारे में। अ सर्कुलर इशूड बाय द बोर्ड शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल इनकम टैक्स अथॉरिटीज एंड अदर पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डिनेंस अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड अदर देन कमिश्नर इनकम टैक्स अपील्स। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि हमारे जो इनकम टैक्स का लॉ है उसके अंदर जो अपील का प्रोसेस है, अपील तो आप सारे लोग माशाल्लाह जानते होंगे कि अगर हमारी टैक्स अथॉरिटीज के साथ कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो वी विल बी फॉलोइंग द अपील प्रोसेस। बाय वर्च्यू ऑफ दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी अप्रोचिंग टू कमिश्नर अपील फॉर सीकिंग द रिलीफ, कि हमारे साथ गलत हुआ है, आप ठीक कर दीजिए। कमिश्नर अपील से अगर आपकी बात नहीं बनती तो फिर आप ट्रिब्यूनल में चले जाते हैं। ट्रिब्यूनल में नहीं जाते, मतलब बात नहीं बनती है, तो फिर आप हाई कोर्ट में चले जाते हो। हाई कोर्ट में अगर बात नहीं बनती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हो। अच्छा, अब ये जो 4 अपीलेट अथॉरिटीज हैं, यानी कि जो है वो कमिश्नर अपील या ट्रिब्यूनल या फिर एक जो है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इसमें से जो ट्रिब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये इनकम टैक्स लॉ के तहत नहीं बने हुए, ये किसी और लॉ के तहत बने हुए हैं। और उस लॉ के तहत बहरहाल इनका एक काम ये भी है कि वो इनकम टैक्स की अपीलें सुनते हैं। तो उनका बनने का कानून, यानी ट्रिब्यूनल का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का कुछ और है, मगर उनके कानून के अंदर इस बात की तस्दीक और इस बात की जो है वो रिक्वायरमेंट कि उनको इनकम टैक्स की अपीलें भी सुननी है, इसलिए वो इनकम टैक्स की अपील सुनते हैं। इनकम टैक्स लॉ के अंदर कौन सा जो है वो अपील का प्रोसेस जो है वो चलता है? इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो अपील का इदारा है वो एक ही बना है। बाकी जो है वो इनकम टैक्स की अपीलें सुनते हैं, मगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत वो नहीं बने हुए। कौन सा इदारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत बना हुआ है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का अपील का इदारा है कमिश्नर अपील। तो ये कमिश्नर अपील जो है वो कहलाता है डिपार्टमेंटल स्टाफ। डिपार्टमेंटल स्टाफ टू मीन वो लोग जो एफबीआर की सरबराही में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया कि आपके बॉस ने अगर एक सर्कुलर जारी किया या एक एक्सप्लेनेशन जारी की या एक इंटरप्रिटेशन जारी की, तो आप अगर बोर्ड के मातहत हो, कोई भी बंदे हो, तो आपकी ये जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आप इसको इग्नोर करें। ये आपके ऊपर बाइंडिंग होगा। लो ने कहा है कि ये बाइंडिंग होगा, वो शल के साथ हुआ तो मैंडेटरी हो गया। और जो है वो अगर कोई इदारा बोर्ड के मातहत है या कोई जो है वो ऑफिसर या कोई अथॉरिटी जो है वो बोर्ड के मातहत है और वो सर्कुलर को फॉलो ना करे, तो वो एक ही हो सकती है, वो है कमिश्नर अपील। कमिश्नर अपील ऑल्दो बोर्ड के मातहत है, मगर ये कि जो है वो एफबीआर के मातहत होने के बावजूद भी उसको 206 नंबर सेक्शन में ये कहा गया कि आप चाहें तो सर्कुलर से इनहराफ कर सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर बहरहाल एक एक्सप्लेनेशन है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून तो है नहीं। तो वो एक्सप्लेनेशन वहां पे बैठे हुए एक या कुछ अशखास ने की होगी एफबीआर में बैठे हुए। तो आपको अगर महसूस होता है कमिश्नर अपील के वो अशखास का कॉन्सेप्ट गलत है या वो शख्स का कॉन्सेप्ट गलत है और आप इससे इनहराफ करना चाहते हो, तो आपके ऊपर कोई हर्ज नहीं है, आप जो बस इनहराफ कर दीजिएगा। मगर आपके हम पल्ला या आपके जो है वो नीचे वाले कोई भी लोग होंगे, उनको जरूर जरूर फॉलो करना होगा ये सर्कुलर। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात जो है और मैं आपको नोट करा दूं, ओपन बुक हो गया है तो जाहिर बात है जो लिखा हुआ होता है वो तो पूछते ही नहीं है।
जो कंक्लूजन होता है वो पूछते हैं। तो कंक्लूजन यहाँ से ये भी ड्रॉ हुआ कि सर्कुलर्स आर ऑल्सो नॉट बाइंडिंग ऑन टैक्स पेयर्स। देखिए, जिन लोगों के ऊपर बाइंडिंग है वो लोग हैं जो कि डिपार्टमेंटल स्टाफ हैं, यानी कि एफबीआर के अंडर में काम करते हैं। उसमें भी कमिश्नर अपील को निकाल दिया। तो फिर वो जो तीसरी अथॉरिटी है, यानी कि बेसिकली कौन कौन जो है वो इनकम टैक्स लॉ को फॉलो करेंगे, एक तो टैक्स कलेक्टर्स, उनके ऊपर तो बाइंडिंग हो गया। अपीलेट अथॉरिटीज, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया। फिर जो है वो तीसरी कौन सी अथॉरिटी है, वो है टैक्स पेयर। तो उसके लिए जो टैक्स पेयर के ऊपर जो है वो क्या सर्कुलर की बाइंडिंग है, नहीं वो तो नहीं लिखा हुआ, ये तो सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टाफ के लिए लिखा हुआ है। तो इसीलिए सर्कुलर को अगर आप जो है वो फॉलो नहीं करोगे तो इसके ऊपर कभी कोई आपको ये नहीं डराएगा कि इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। आप अगर जो है वो चाहते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और आप जो है वो अपनी जो है वो बात के ऊपर जो है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि ये सर्कुलर में गलत चीज आ गई है, मैं इसको नहीं मानता हूं, तो उसके ऊपर जो है वो आप ना मानिए और अपनी जो है वो रविश पे कायम रहिए। और फिर जब जो है वो कभी आपका डिस्प्यूट आएगा तो फिर आप अपने पॉइंट को दलाइल के साथ पेश कीजिएगा। कभी कोई ये नहीं कहेगा कि आपकी जरूरत कैसे हुई कि सर्कुलर को नहीं मान रहे। आप कैसे कह सकते हैं कि ये गलत है? आप कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि सर्कुलर जो है वो आपके ऊपर, टैक्स पेयर के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। मगर ये चीज खुदारा कभी भी किसी एसआरओ के लिए, किसी रूल्स के लिए, किसी जो है वो ऑर्डिनेंस के प्रोविजंस के लिए ना कहिएगा। वो तो कहना जो है वो सिविल नाफरमानी के जो है वो जमरे में आ जाता है। लो को ना मानना और इसका ऐलान करना ये सिविल नाफरमानी है और इसके ऊपर बहुत खतरनाक नताइज जो है वो डेवलप होते हैं। तो वो तो बिल्कुल ना कीजिएगा, मगर सर्कुलर के ऊपर भरे मजमे में कह दीजिएगा कि मैं नहीं मानूंगा क्योंकि मेरी समझ ज्यादा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा स्ट्रॉन्ग और मैं इसको एक्सप्लेन करने की जो है वो काबिलियत भी रखता हूँ। तो फिर कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपकी जरूरत कैसे हुई, बिकॉज ऑफ द रीजन circular by default is not binding on the taxpayer, and the same thing is going to happen with the circular letter। सर्कुलर लेटर जो है वो भी आपको यही एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। 213 नंबर। अब सर्कुलर लेटर जो 213 है उसको देखिए उन्होंने कैसे कहा है। इसको इन्होंने नाम दिया है स्टार्ट में ही कि ये गाइडेंस होती है। इसका जिंदगी में नाम एफबीआर की वेबसाइट पे आपको मिलेगा सर्कुलर लेटर, और इसका नाम है बाय डिफॉल्ट ये किसको जारी होता है, टू टैक्स अथॉरिटीज। ये आवाम के लिए आइडियली नहीं होता है। इसकी जो लीगल जो है वो स्टैंडिंग है वो ये है कि दिस इज द डॉक्यूमेंट दैट विल बी फ्लोन फ्रॉम द सुपीरियर टू द inferior. In the course of any proceedings under this ordinance, the commissioner or any taxation officer may be assisted or guided or instructed by any income tax authority to whom he is subordinate। जो कमिश्नर है या इसके नीचे के जो लोग हैं, इनको सुपीरियर की तरफ से जो है वो जिनके ये सबऑर्डिनेट है या किसी और जो है वो सुपीरियर की तरफ से, चाहे वो उनके सबऑर्डिनेट ना भी हो, वो कोई और पैरेलल अथॉरिटी हो, तो उससे भी जो है वो एक इंस्ट्रक्शन जारी हो सकती है। तो इनको कहा जाता है सर्कुलर लेटर। इसको जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली किस नाम से पुकारा जाता है, सर्कुलर लेटर से। और ये आपको एफबीआर की वेबसाइट पे सर्कुलर लेटर के नाम से ही पुकारे जाएंगे। अच्छा, अब ये अगेन जो है वो एक्सप्लेनेशन होती है। ये इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ये गाइडेंस के वर्ड से आया। अच्छा, अब इसको 214 के साथ लिंक कर लेना चाहिए। 214 आपको क्या कहता है, इसको आप लिंक करिए विथ सेक्शन 206 एंड सेक्शन नंबर 213। सब्जेक्ट टू सबसेक्शन नंबर 2
All income tax authorities and other person employed in the execution of this ordinance shall observe and follow the orders, instructions and direction issued by the board. अब इन्होंने कह दिया कि भाई चाहे वो इंस्ट्रक्शन के नाम से आया, चाहे वो ऑर्डर्स के नाम से आया, चाहे डायरेक्शंस के नाम से आया, एफबीआर का कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको आपको फॉलो करना जरूरी है। तो फॉलो ना करने की कहानी मैं सोच ही नहीं सकता कभी एसआरओ के लिए। तो किसके बारे में सोच सकता हूँ कि ना फॉलो करूं? वो या तो 206 का डॉक्यूमेंट होगा या 213 का डॉक्यूमेंट होगा। इसीलिए मैंने 206 और 213 को यहाँ पे लिंक किया। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को मना कर दिया कि टैक्स पेयर तो बहरहाल इस सेक्शन में एड्रेस नहीं हो रहा, तो वो अगर नहीं फॉलो कर रहा तो उसकी कोई बात नहीं, मगर आप जो है वो लॉ के अंदर अथॉरिटी के तौर पे ऑपरेट हो रहे हो, तो यू शुड नॉट पोर्ट्रे द डिसरेस्पेक्ट टू द एफबीआर डॉक्यूमेंट, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। No order or instruction shall be given by the board that will interfere with the discretion of the commissioner appeal in the exercise of appellate function। हाँ, मगर ये बात है कि वो तो सेक्शन 206 में भी लिखा हुआ था और यहाँ पे वापस जो है वो यही बात लिखी हुई है, और शायद ये बात अब यहाँ पे जो है वो सर्कुलर लेटर के लिए भी इस्तेमाल होगी कि भाई जो है वो कमिश्नर अपील के इंटरफेरेंस ना कीजिएगा। और बाकी जो है वो दूसरे जो अपीलेट अथॉरिटीज हैं, तो भाई वो तो अपीलेट अथॉरिटीज जो है एफबीआर के डोमेन में आती ही नहीं है, तो वो तो वैसे ही जो है वो इस वाली बात से बरी जिम्मा हो गई कि एफबीआर के डॉक्यूमेंट को अथॉरिटीज फॉलो करेंगी। तो अथॉरिटीज को फॉलो करना है सिवाय कमिश्नर अपील के। फर्दर मोर टैक्स पेयर हैज नॉट बीन इंडिकेटेड इन ईदर ऑफ द सेक्शन 206 में भी नहीं है, 213 में भी नहीं है, 214 भी नहीं है, तो मीनिंग देयर बाय ये वाले सारे जो है वो सेक्शंस टैक्स पेयर के लिए नहीं है। इफ द टैक्स पेयर इज कंसीडरिंग के भाई द पॉइंट व्हिच इज बीइंग सबमिटेड थ्रू द सर्कुलर और सर्कुलर लेटर इज राइट और इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, तो वो इसको फॉलो कर ले। नहीं फॉलो कर रहा तो अपने कोई दलाइल काम करना चाहता है तो वो कर ले। फर्दर मोर जो है वो टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी टैक्स पेयर को ऐसे नहीं डराया जाएगा कि तुम सर्कुलर लेटर को फॉलो नहीं कर रहे, सर्कुलर को फॉलो नहीं कर रहे तो तुम्हें पेनल्टी लगेगी। कभी सर्कुलर में पेनल्टी हो ही नहीं सकती है, बिकॉज दिस इज नॉट द स्टैट्यूट, दिस इज समथिंग व्हिच इज अ पैरेलल टू द स्टैट्यूट फॉर जस्ट एक्सप्लेनिंग द स्टैट्यूट। तो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट द सर्कुलर एंड सर्कुलर लेटर। ये मैंने आपको जो है वो यहाँ से डिस्कस किया। Read with ordinance along with section number 214। Now next, तो ये इनकम टैक्स का एरिया जो है वो हमें इस तरीके से कवर करना होगा। अभी 2 मिनट में मैं आपको जो है वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन भी बताता हूँ। फर्दर मोर ये सर्कुलर और सर्कुलर लेटर के बारे में एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये भी बताता हूँ, और ये शेड्यूल्स कौन कौन से हैं, नोट 4 वो भी इंशाल्लाह अभी आपको बताता हूँ। बाकी आप पहले ये देख लीजिए 30 से 45 नंबर का जो इनडायरेक्ट टैक्स आपके सिलेबस में है उसके अंदर हमें सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी पढ़नी होगी। सेल टैक्स हमारे मुल्क में गुड्स के ऊपर भी है और सर्विसेज के ऊपर भी है। अब सर्विसेज के ऊपर जो है वो सेल टैक्स जो है वो लगता है प्रोविंशियल लॉज के अंदर, और प्रोविंशियल लॉज जो है वो टोटल हैं 5। एक चारों सूबों का एक एक और इस्लामाबाद का एक, टोटल हैं 5। तो ये 5 जो है वो सर्विसेज के लॉज हैं, और इसके अलावा गुड्स के जो है वो लॉज को जो है वो फेडरल सेल टैक्स एक्ट 1990 कहते हैं, यानी कि जिसको कहा जाता है फेडरल लेवल पे सेल टैक्स एक्ट 1990। और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो है वो सिंध का, पंजाब का, बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, इस्लामाबाद का अलग अलग 5 लॉ, और मिला जुला के ये 6 किताबें जो हैं वो हमें सेल टैक्स के लिए पढ़नी होगी। गुड्स की सेल टैक्स की चार्जेबिलिटी होगी फेडरल सेल टैक्स लॉ से, और प्रोविंशियल सेल टैक्स लॉ से हमारी सर्विसेज की चार्जेबिलिटी होगी। 12 प्रोविंसेस के जो है वो लॉ मुख्तसर हैं, इतने बड़े बड़े नहीं है, तो उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि 5 कैसे कवर करेंगे। और इसमें अक्सर और बेशतर ये किया जाता है कि 1 या 2 लॉ पढ़ लीजिए और बाद का 3 पढ़ लीजिए, तो फिर उसके अंदर जो कंपेरेटिव है वो बना लीजिए कि भाई जो है वो बाकी सूबों में इसमें क्या फर्क है, तो उससे काम चल जाता है। आपका शौक है अगर आप 5 पढ़ना चाहें तो भी बहरहाल कोई मना नहीं है, मगर हम जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे फॉलो करेंगे कि 2 या 3 पढ़ेंगे, 2 आइडियली, और अगर टाइम की गुंजाइश निकली, आपका शौक हुआ तो 3, और इसके ऊपर फिर जो है वो 2 जो नहीं पढ़े जाएंगे उसको इसके साथ लिंक कर लेंगे कि यार उसमें ये चेंज है, उसमें ये चेंज है, कर करा के इंशाल्लाह 5 आपके कवर हो जाएंगे।
तो ये जो है वो गुड्स और सर्विसेज की सेल टैक्स की एरिया हमें कवर करनी है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी ये भी सेल टैक्स की तरीके की जैसी चीज है, मगर सेल टैक्स जो है वो वेंडर का टैक्स है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी सिर्फ इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर का टैक्स है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर वगैरह नहीं लगाते। तो जिस आइटम के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती है, आइडियली उसके ऊपर सेल टैक्स नहीं होता, मगर ये कोई कानून नहीं है। जैसे कि सीमेंट है, सीमेंट के ऊपर हर 1 किलो के ऊपर, यानी जितनी भी क्वांटिटी आपने बेची है, 1.5 रुपया पर किलो जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है। और साथ 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 इसके ऊपर 17% वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेल टैक्स भी लगता है। दोनों चीजें इसी तरीके से बेवरेजेस है, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जो है वो 13% फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, 17% सेल टैक्स है। मिला जुला के जो है वो ये 30% जो है वो मामला बन जाता है। तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी आइडियली जो है वो लगती है, तो फिर सेल टैक्स नहीं लगता। मगर ये कि ये कोई नसे कती नहीं है, आपको मैंने एक्सेप्शन बताए, तो इंशाल्लाह इन एरिया में हम पढ़ लेंगे कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स में क्या फर्क है। अभी मोटा मोटा फर्क बताया कि सेल टैक्स जो है वो इंपोर्टर और वेंडर का टैक्स है, और जो है वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर का टैक्स है। आपकी जो सप्लाई चेन है आफ्टर द मैन्युफैक्चरर, वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी देते हुए कभी नजर नहीं आती। तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स मिला के 30 से 45 नंबर पड़े जाएंगे, और इसको जो है वो कहा जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। आखिर में जो थ्योरी वाला एरिया है, जिसके बारे में क्लास के शुरू में आपसे अर्ज की थी कि इसको जो है वो इनकम टैक्स के एरिया के अंदर ही गाए बगाए डिस्कस करके इंशाल्लाह काफी हद तक कवर कर लिया जाएगा। तो ये चीज जो है वो इस एंगल के साथ पढ़ी जाए कि पहले हमें ये पढ़ना होगा इधर उधर किताबों से उठा के ढूंढ के। ये शायद आप ओपन बुक एग्जामिनेशन में जो ऑर्डिनेंस या बैरेक लेके जाओगे, ये एरिया आपको जहन में बिठा के जाना पड़ेगा। ये जेनेरिक है, ये आपके बैरेक्ट वगैरह में नहीं मिलेगा। तो ये इधर उधर की कहानी करके आपको इसके साथ जो कुछ नोट्स शेयर किए जाएंगे, उस नोट से ही आपको ये हैंडल करना पड़ेगा पढ़ाई के दौरान में। प्रिंसिपल ऑफ फेयर लेजिस्लेशन इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत बड़े जो है वो क्रिटिसिज्म है हमारे टैक्स के इदारों के ऊपर के वहाँ पे कानून बायस बनता है। जो मिनिस्टर जो है वो कानून बना रहे होते हैं, वो अपनी अपनी फैक्ट्रियों को फायदा बनाने पहुंचाने के लिए कर रहे होते हैं, और इसको कहते हैं इंटेलेक्ट करप्शन। यानी कि करप्शन एक तो वो होता है कि जो चोरी चकारी का करप्शन होता है। एक आदमी जो है वो आपको कहता है कि भाई ये कीनू जो है वो आप ले लीजिए, और कीनू जो है वो जब आपकी थैली में डाल रहा होता है, पैकिंग में डाल रहा होता है, तो वो खराब वाले डाल रहा होता है। दिस इज ऑल्सो अ करप्शन। मगर वो बेचारा जो है वो बहरहाल एक छोटी मोटी एक चोरी कर रहा है। और एक चोरी वो होती है कि आदमी चोरी कर भी रहा होता है, मगर समाज में समझ नहीं आती है कि यानी कि उसको कहते हैं फेवर्ड लेजिस्लेशन की। वो फेवर्ड लेजिस्लेशन का जो चोरी या करप्शन, जिसको इंटेलेक्ट करप्शन कहते हैं, वो इंटेलेक्ट करप्शन पाकिस्तान में उरूज पे है। ये पॉलिटिशियंस के बारे में हम जब इनको पूछते हैं, मैंने तो बहुत सारे लोगों को पूछा है कि भाई आपके तो दुनिया में इतने ममालिक में जो है वो आपके पासपोर्ट कारोबार, तो आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? हम तो जाहिर बात है एक पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं तो इधर हैं, आप क्या कर रहे हैं? गैस नहीं है, पानी नहीं है, छीना झपटी है। तो वो बहरहाल यही कहते हैं कि यार यहाँ पे ये मर्जी है, ये सहूलत है कि अपनी मर्जी के कानून बनाओ, अपनी मर्जी की जिंदगी जियो। यही तो मेन जो है वो मसला है। बाकी अदरवाइज जो है दुनिया में दूसरे ममालिक में हम जा सकते हैं, मगर वहां पे फिर हमें दूसरों की मर्जी से जिंदगी गुजारनी पड़ती है। यहाँ पे हम अपनी मर्जी के लेजिस्लेशन बना देते हैं। यही लोग जो कि जो है वो फेवर्ड लेजिस्लेशन बनाने वाले लोग हैं, इनके ऊपर ही जो है वो हम अक्सर व बेशतर देखते हैं कि यही इलेक्शन लड़ते हैं, यही इलेक्शन जीतते हैं। फैमिली भी पूरी बाहर है, बच्चे भी बाहर हैं, अकेले अकेले बेचारे रह रहे होते हैं। मगर ये जिंदगी में आजादाना रवैया इख्तियार करने की जो चाहत है, इसके ऊपर जो है वो बहरहाल यहाँ बैठे हुए हैं। और आजादाना रवैया कैसे, कि जितने भी जो है वो लेजिस्लेशन नजर आते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं ये जो है वो सुनगुन उसके ऊपर कायम हो रही होती है कि यार ये तो इसकी फेवर में जा रहा है, उसकी फेवर में जा रहा है। तो ये फेवर में नहीं जाना चाहिए, फेवर में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए आदम स्मिथ के कुछ या बहरहाल किसी और जो है के आपको जो है वो फेयर प्रिंसिपल्स को पढ़ना पड़ेगा, जिसके थ्रू जो लेजिस्लेशन आएगा वो फेयर होगा। बहरहाल ये ख्वाब है पाकिस्तान में कि शायद आपके हाथ में या आपके जो है वो सर या सेहरा लगेगा, अल्लाह ने आपके लिए रखा होगा। बाकी अदरवाइज हम तो इसके ऊपर नाकाम हो चुके हैं। यहाँ पे फेयर लेजिस्लेशन नहीं बनता है। तो फेयर लेजिस्लेशन क्या होता है? वो लेजिस्लेशन फेयर होता है जो कि फेवर्ड लेजिस्लेशन नहीं होता है। तो फेवर्ड लेजिस्लेशन क्या होता है? जो कानून बनाने वाले हैं वही कानून को
इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने मकासद के लिए, इसको कहते हैं फेवर्ड लेजिस्लेशन। तो फेवर्ड लेजिस्लेशन को रोक के फेयर लेजिस्लेशन की एक्सरसाइज कैसे की जाती है, इसके बारे में इंशाल्लाह थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। और फर्दरमोर ये जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि काफी काबिल लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे, ऑल दो इररिलेवेंट लोग हैं। एफबीआर के डिपार्टमेंट में आपको बहुत सारे ऐसे लोग नजर आएंगे कि जो बहुत काबिल हैं, बातचीत करने में नफासत के साथ बात करते हैं, मगर हैं इररिलेवेंट। वो एमबीबीएस डॉक्टर, और कोई जो है वो एनईडी का डॉक्टर, वो इंजीनियर, और इंजीनियर है और डॉक्टर है, तो वो फिर यहाँ पे एफबीआर के पास क्या कर रहा है? और वहाँ पे अगर हम उनकी सैलरी या पर्क्स वगैरह देखते हैं तो वो भी कोई बहुत शानदार नहीं होते हैं। तो भाई क्या कर रहे हैं? तो उसके ऊपर फिर वही जो है वो आप लोगों को महसूस हो रहा होगा जो वहाँ पे डिपार्टमेंट वगैरह में जाते हैं, कि वो किस तरीके से आपको जो है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, क्या हो रहा है सारा मामला, कैमरास लग रहे हैं, ये हो रहा है, नौकरियां 10 बढ़ वो सस्पेंड हो रही हैं, ये सारी चीजें आपके सामने है, ये माशरे में खुलेआम है। तो इसके ऊपर जो है वो इंशाल्लाह आपको कुछ ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि ये जो ख्वाब है कि हमारे जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो ईमानदार हो जाएं और वो रिलीवेंट हो जाएं अपने काम से, या काम के ऊपर जो है वो अपनी कमांड हासिल कर लें, इसको जो है वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के फेयर प्रिंसिपल जो है वो पढ़ने को जो है वो आमादा किया गया है कि ये चीज सही करनी है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की और कानून बनाने की। तो इसके लिए इनके फेयर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, या प्रिंसिपल्स ऑफ फेयर लेजिस्लेशन या फेयर एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, वो यहाँ पे पढ़ी जाएगी। तो पहले हमारी पढ़ाई के अंदर थोड़ी थोड़ी कभी कभी जरूरत करके मैं आपको बात बता दूंगा कि कानून बनाने में क्या गलती है और चलाने में क्या गलती है। चलाने वाले का नाम है एडमिनिस्ट्रेटर और बनाने वाले का नाम है लेजिस्लेटर। इन दोनों की खराबियां अगर हम जानेंगे तो फिर हमें इसको अच्छा करने के प्रिंसिपल समझ में आएंगे। डायरेक्टली अच्छा करने के प्रिंसिपल समझ में आए तो यही नहीं पता होगा कि भाई सही किसको करना है। तो सही होने की कोई चीज है जिसकी खराबी इंशाल्लाह आपको हाईलाइट की जाएगी, तो वो आपको फिर जो है वो सही करने में टारगेट जो है वो दिया जाएगा। फिर इसके बाद एथिक्स की बात आएगी कि भाई जो है वो काम तो सभी करते हैं, काम करने में जो है वो मेन प्रायोरिटी ये है कि भाई फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है। तो फाइनेंशियल बेनिफिट के साथ साथ एक मोरल बेनिफिट का भी ध्यान रखिएगा, जिसको एथिक्स के नाम से पुकारा जाता है। तो टैक्स प्रैक्टिशनर जो है वो फीस वगैरह के चक्करों में रहने के बजाय, या बहरहाल जो है वो अपने मर्जी के बेनिफिट जो है वो कमाने के बजाय अच्छी प्रैक्टिस को जो है वो परवान दे, उसके लिए जो है वो एथिक्स का ख्याल रखे। इसी तरीके से टैक्स पेयर जो है वो भी फाइनेंशियल बेनिफिट यानी कि कम से कम टैक्स देने के ऊपर जो है वो जदोजहद कर रहा होता है, उसको भी यहाँ पे मना किया जाएगा कि नहीं, एथिक्स का ख्याल रखे। तो सही टैक्स पे करना और सही प्रैक्टिस करना, इसको जो है वो इखलाकी मयारों के आला उसूलों के हिसाब से करना, ये क्या होता है इसके बारे में सीखा जाएगा। फिर इसके बाद टैक्स जो है वो बचाने के दो तरीके होते हैं। ये एरिया जो है ये थोड़ा सा जो है वो आपके लिए टेक्निकल होता है उस वक्त के जब आप सिलेबस शुरू करते हो। जब सिलेबस खत्म करोगे इंशाल्लाह मेरे साथ, तो फिर इंशाल्लाह ये आपके काबू में होगा। आपको मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर ये बताया जाएगा कि देखो इसको ऐसा कर लो तो ये बचत हो जाएगी, इसको वैसा कर लो तो ये बचत हो जाएगी, तो ऐसा कर लो वैसा कर लो बचत हो जाएगी। तो इसके ऊपर क्या करने, अब क्या हमें सिखा रहे हैं? हम आपको सिखा रहे हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स मैनेजमेंट ये चीज होती है कि जायज तरीकों से लो को अपनी फेवर के लिए इस्तेमाल कर लेना। अपनी फेवर के लिए इस्तेमाल कर लेना। लो को आपने खुद नहीं बनाया, किसी और ने बनाया था। मगर ये कि जैसे कि जो है वो एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होता है, उसमें रिक्शा भी होता है, उसमें बस भी है, उसमें बाइकिया भी है, उसमें उबर भी है, और उसमें पैदल चलना भी है, और इसके साथ साथ आपकी अपनी गाड़ी भी अल्लाह आपको दे। तो उसके सारे मामलात में कोई चॉइस आपके पास होती है कि ये करें वो करें वो करें। तो इस तरीके से करेंगे तो ये होगा कि रिक्शे में बैठूंगा तो ये खर्चा होगा, बाइक में बैठूंगा तो ये खर्चा होगा। इसी तरीके से जब आप इंशाल्लाह लॉ को अप्लाई करना सीखेंगे, उसके मुख्तलिफ एंगल्स को जानेंगे, तो फिर आपको महसूस होगा कि ये कैसे यहाँ पे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है। तो फिर ऐसे वैसे करने की जो रगबत होगी वो इस मयार के ऊपर कायम होगी कि आपकी बचत क्या हो रही है। तो इफ यू विल बी एबल टू सेव समथिंग by selecting a particular way instead of another way available, then this is going to be called as a strategy of tax management or tax avoidance. On the other end, जो माशरे में एक जो है वो वबा फैली हुई है, वो ये है कि भाई आधी सेल दिखाओ, आधी सेल को छुपा दो, आधी जो है वो सेल दिखा रहे हैं, परचेजेस को इन्फ्लेट कर रहे हैं। तो ये जो सारे आजकल कंटेनर जो है वो पड़े हुए हैं पोर्ट पे, जो रिलीज नहीं हो रहे, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है वो ब्लेम दिया जा रहा है कि आप जो है वो मुल्क को डिजास्टरियस कर रहे हैं और जो है वो एलसी नहीं खुलवा रहे, किल्लत हो जाएगी। तो आप जरा जाके देखिए तो सही कि एलसी की वैल्यू क्या है।
वो एलसी की जो प्राइजेस हैं वो आसमान को छू रही है, और इसमें जो है वो हमें शक हो रहा है कि देयर इज द फ्लाइट ऑफ द कैपिटल बाय वे ऑफ ओवर इनवॉइसिंग ऑफ द इंपोर्ट वैल्यू, यानी कि इफ देयर विल बी एलसी ऑफ $10,000 और हालांकि वो होनी चाहिए $2,000 की, तो देयर विल बी द एप्रीहेंशन कि भाई इसके अंदर $8,000 तो मुझसे फ्लाइट ऑफ द कैपिटल हो रहा है, वो आलू और टमाटर वो बिकेगा ही नहीं $10,000 का, तो क्यों आप मंगा रहे हैं? उसका जवाब नहीं है। तो फिर उसके ऊपर हम आपकी एलसी कैसे जो है वो रिटायर करने को अलाउ करें? मुल्क में वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज की कमी है, तो इस वक्त जो है वो सब लोगों को एक फियर है कि रुक जाएगा, ये हो जाएगा, वो कंट्री डिफॉल्ट कर जाएगा, तो दबादब जो है वो मुल्क में कैसे भी करके भले मुल्क का सत्यानाश हो रहा हो वैसे यहाँ से बाहर ले जाएं, स्मगल कर दें। अब स्मगल करने में एक तो अफगानिस्तान का रूट है, वो इलीगल रूट है। लीगल रूट ये है कि लोग जो है वो ओवर इन्वॉइसिंग कर रहे हैं इंपोर्ट की। दिस इज समथिंग कि जिसके ऊपर होगा ये कि एक तो फ्लाइट ऑफ द कैपिटल हो रहा है थ्रू ओवर इन्वॉइसिंग। फर्दरमोर देयर इज आल्सो अ सिचुएशन कि जब आप अपनी एलसी को रिटायर कराओगे $10,000 पे इंस्टेड ऑफ $2,000, तो इफेक्टिवली आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हायर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, एंड दिस इज कॉल्ड टैक्स evasion. This is called tax evasion, and this is a crime. Tax avoidance is your right, tax evasion is the crime. तो टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस जो है वो दोनों में ही सेविंग हो रही होती है, मगर दरमियान में एक बारीक सी लकीर है। उस लकीर के अंदर ये है कि भाई लो के अंदर रह के बचा रहा हूँ, या लो के अंदर से निकल के लो को फलांग के जो है वो बचा रहा हूँ। तो अगर अंदर रह के बचा रहे हैं तो वो आप जिस लाइन में खड़े हैं वो मैनेजमेंट या अवॉइडेंस के नाम से पुकारी जाएगी, और लाइन को फलांग दिया तो फिर वो जो है वो इवेजन के नाम से पुकारी जाएगी। बचेगा दोनों में ही, मगर आपको शातिर और अय्यार बनना है लो को इस्तेमाल करने में, बजाय इसके कि लो को एक्सप्लॉइट करने में। और इसके ऊपर जो है आपको जो है वो टैक्स मैनेजमेंट के ऊपर आपको इनामात भी मिलेंगे, और आप जो है वो सुरखरू भी अपने आप को महसूस करोगे जब आप दूसरों को ये चीज सिखा रहे होगे। मगर जो टैक्स इवेडर होता है वो खुद अपने जो है वो अंदर अपने जो जमीर में झांक नहीं सकता, दूसरों को भी नहीं बताएगा, कुछ ना किया तो बहरहाल कम से कम झूठ तो बोला। तो झूठ बोलने के ऊपर भी आपके मिशकात शरीफ की हदीस है कि एक जो है वो ब्लैक स्पॉट आ जाता है आपके दिल पे, फिर खुदा ना खास्ता दूसरा झूठ बोलेंगे, दूसरा गलत काम करेंगे, फिर ब्लैक स्पॉट आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर करते करते पूरा जो है वो दिल काला हो जाता है। और दिल इज द सेंट्रल फॉर रनिंग ऑफ द होल बॉडी, अगर वो गड़बड़ हो गया तो फिर सारी गड़बड़ हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ द रीजन झूठ तो कम से कम बोलना पड़ता है, तो इसके बचाव के लिए आपको मैनेजमेंट के ऊपर कमांड हासिल करनी होगी, तो फिर कभी आपको कोई मजबूर नहीं करेगा कि यार टैक्स बचाने के लिए आप इवेजन करो। तो दिस इज योर थर्ड एरिया। इफेक्टिवली इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर यू टू अंडरस्टैंड द इवेजन एंड अवॉइडेंस एट द बिगिनिंग, मगर इंशाल्लाह जब एट द एंड जो है वो हम पहुंचेंगे तो आप फिर इंशाल्लाह आप देखोगे कि अगर आपके पास लॉ की कंट्रोल है और इसके मुख्तलिफ जो है वो डायलेक्ट्स और इसके डायनेमिक्स आप समझ गए हो, तो फिर आपके लिए इंशाल्लाह इसको अपनी फेवर में इस्तेमाल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा सा तस्करा बताऊं। माशाल्लाह आप काफी सीनियर लोग हैं सारे सीए के, काफी एडवांस लेवल के ऊपर, तो बहुत ज्यादा तो डीप में नहीं जा रहा, मगर ये कि आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। तो आपको अगर जरूरत महसूस होगी तो आप जरूर मुझे पूछिएगा, मगर ये कि मुझे लगता है इससे तसल्ली हो जाएगी। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें बर्डन और पेमेंट जो है वो सेम आदमी के ऊपर होता है। लाइक इन आवर डिस्कशन वी हैड टाइटल्ड कि इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। हाउ यू विल से द इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स? बिकॉज ऑफ द रीजन, अगर गिलेक्सो है, फॉर एग्जांपल गिलेक्सो इज अर्निंग ₹100, तो वो टैक्स की एंट्री ये बनाता है, इनकम टैक्स की एंट्री ये बनाता है कि ₹100 के ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो 29% है। तो ₹100 के ऊपर वो ₹29 का टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करता है, इन द एंट्री इन द फाइनेंशियल विल बी सच कि वो जो है वो टैक्स एक्सपेंस बुक करेगा ₹29 पे, और टैक्स पेएबल बुक करेगा ₹29 पे। तो टैक्स पेएबल इज द बैलेंस शीट एंट्री एंड द टैक्स एक्सपेंस इज द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंट्री। बट जिसकी बैलेंस शीट है उसी का प्रॉफिट और लॉस है, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि बर्डन भी जिस आदमी के पास है उसी आदमी की तरफ से पेमेंट भी हो रही है। पेमेंट कहाँ से? बैलेंस शीट से। बर्डन कहाँ पे? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। तो जिसका एक्सपेंस या बर्डन उसी की जो है वो पेमेंट, नतीजतन दिस इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज सच टैक्स कि जिसके अंदर ये होता है कि पेमेंट जो है वो एक आदमी कर रहा होता है, मगर वो पेमेंट जो है वो जो कर रहा होता है, जिसको हम सप्लायर कह रहे होते हैं, ये रिकवर कर लेता है। किससे रिकवर कर लेता है? कस्टमर से। हमारी पढ़ाई में हम इनडायरेक्ट टैक्स में सेल टैक्स
और फेडरल एक्साइज ड्यूटी पड़ रहे हैं। दोनों में आप जो है वो यही देखोगे कि उसके अंदर कहानी ये हो रही होगी कि फॉर एग्जांपल नेस्ले, नेस्ले जो है वो 100 रुपए का जूस बेचेगा तो 17 रुपए का सेल टैक्स चार्ज करेगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो इसका कस्टमर है और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो जब इसको पे करेगा 117 रुपए, तो इस 117 रुपए की एंट्री ये बनेगी कि कैश डेबिट हो जाएगा 117 रुपए से, और जो है वो 100 रुपए का रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट हो जाएगा और 17 रुपए का सेल टैक्स पेएबल गवर्नमेंट को क्रेडिट हो जाएगा। अब ये जो पेएबल बुक हुआ है ये किसकी एंट्री है, ये किसकी बैलेंस शीट है, ये नेस्ले की है। और कैश किसकी किताबों में उतरा है, वो भी जो है वो नेस्ले की बैलेंस शीट में उतरा है। मगर हुआ है बहरहाल बैलेंस शीट की ही सारी आइटम, इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट और लॉस तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। तो पेमेंट तो टैक्स की कर रहा है नेस्ले, गवर्नमेंट से राब्ते में है नेस्ले, मगर बर्डन किसके ऊपर चला गया, बर्डन जो है वो बायर के ऊपर चला गया, कस्टमर के ऊपर चला गया। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज वन सच थिंग कि जिसके अंदर जो है वो पेमेंट तो कर रहा होता है सप्लायर, बट ही विल नॉट बी वरीड ओवर द एक्सपेंस रिकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ द रीजन he is allowed to recover that amount through invoicing to the customer, and effectively the customer is taking the burden of that tax, but the customer is not making the payment to the government. Rather, who is making the payment to the government for the amount of the tax? The supplier. So that's why this is called indirect tax from the point of view of the supplier कि ये obligation तो supplier की है, but इस obligation को वो expense के तौर पे absorb नहीं कर रहा, and that's why this is called indirect tax. expense किसका है, expense है basically customer का। फिर आपसे मजीद ये बात करें कि ये था हमारा नोट नंबर 1 जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से मैंने आपसे बातचीत की। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस ओवर N1 और N2 हमने किया। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू अबाउट N3 जिसके बारे में आप सेक्शन भी पढ़ चुके हो। देखिए 3 जो है वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको हम सेक्शंस के साथ लिंक कर रहे होते हैं, SRO, सर्कुलर और सर्कुलर लेटर्स। एसआरओ क्या चीज होती है, ये एफबीआर की तरफ से जारी करदा एक इंदिया, एक डॉक्यूमेंट, एक ऐलान जो कि सेक्शन के अंदर एस में भी प्रोवाइडेड की जगह पे अपनी जगह बना लेता है, और इसको जिंदगी में कहा जाता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का बनाने का, कानून का बनाने का, कानून साजी का जो इदारा है हमारे मुल्क में वो तो पार्लियामेंट है। तो वो पार्लियामेंट ने तो इसके ऊपर एक्सपर्टीज नहीं है, हमारी पहुंच नहीं है इस सेक्शन को कंक्लूड करने की, तो हम एस में भी प्रिस्क्राइब के जान छोड़ देते हैं। अब इस एस में भी प्रिस्क्राइब की जगह पे जो चीज प्रिस्क्राइब होगी वो कौन प्रिस्क्राइब करेगा, वो एफबीआर प्रिस्क्राइब करेगा। तो वो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू प्रिस्क्राइब करेगा उसको कहा जाता है एसआरओ। तो एसआरओ जब जारी होता है तो वो लॉ का पार्ट बन जाता है। तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामेंट से नहीं बना, यानी कि पार्लियामेंट की तरफ से जो है वो 4 सब सेक्शन आ गए, मगर ये कि ये 5वीं चीज जो है वो जो सब सेक्शन नंबर 4 या 5 या 3 या 2 के साथ कहीं लिंक हो रही है एसआरओ की शक्ल में, ये तो पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, इसलिए तो कहते हैं इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उसको कहते हैं प्राइमरी लेजिस्लेशन, और जो एसआरओ आता है जो किसी सेक्शन के अंदर जगह बनाता है उसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। और इसके ऊपर जो है वो जैसे सेक्शन को फॉलो करना मैंडेटरी होता है, इसी तरीके से एसआरओ को भी फॉलो करना मैंडेटरी होता है। ये हर एक के ऊपर बाइंडिंग होता है, चाहे ये अपीलेट अथॉरिटीज हो, चाहे ये जो है वो टैक्स पेयर हो, चाहे जो है वो एफबीआर के मातहत हो, तो कोई भी हो सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। और इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे तज़किरा किया था कि चूंकि ये लॉ का पार्ट बन गया, तो अब लॉ का पार्ट बनने पे तो आप लॉ की अगर खिलाफ वर्जी करते हो तो उसको सिविल नाफरमानी कहा जाता है, तो उसकी तो किसी को भी जरूरत नहीं है, वो तो बहुत बड़ी जो है वो एक क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो एसआरओ को कभी भी कोई मना नहीं करेगा फॉलो करने के लिए। हाँ, सर्कुलर और सर्कुलर लेटर के बारे में अभी आपसे बातचीत हुई कि एफबीआर इशू करता है कंसिस्टेंसी लॉ में अचीव करने के लिए या डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने के लिए, तो ये टैक्स पेयर के लिए गाइडेंस के लिए जारी होता है। ये डिपार्टमेंटल स्टाफ के ऊपर बाइंडिंग होगा सिवाय जो है वो कमिश्नर अपील को छोड़ के। और इसको अभी सेक्शंस के अंदर भी हमने पढ़ लिया कि ये टैक्स पेयर के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। सर्कुलर लेटर इज द सिमिलर थिंग बट इट विल बी एड्रेस्ड टू समवन इनकम इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग अंडर द ऑर्डिनेंस। सीआईआर जो है
किसी भी को सीआईआर या कोई टैक्सेशन ऑफिसर जो है वो किसी भी अपने सुपीरियर की तरफ से या पैरेलल अथॉरिटी की तरफ से या सुपीरियर अथॉरिटी की तरफ से असिस्ट हो सकता है, गाइड हो सकता है, इंस्ट्रक्टेड हो सकता है। और इसमें और सर्कुलर लेटर में, यानी सर्कुलर में और सर्कुलर लेटर में बस बारीक सा फर्क ये है कि उसके अंदर जो है वो एड्रेस ही कोई नहीं होता, यानी जहां से जारी हुआ उसका नाम तो होता है, जिसको जारी हुआ उसका नाम नहीं होता। ये जनरल पब्लिक डॉक्यूमेंट है और यहाँ पे जो है वो किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी को वो डिस्कस हो रहा होता है। फॉर बोथ ऑफ द सेक्शन 206 213 के लिए अभी हमने 214 भी पढ़ लिया, जिसमें कहा गया कि भाई जो है वो इसके बाइंडिंग अफेक्ट्स क्या होंगे। बाइंडिंग अफेक्ट्स ये हैं कि कमिश्नर अपील को छोड़ के बाकी सारे डिपार्टमेंटल स्टाफ के ऊपर ये दोनों डॉक्यूमेंट अप्लीकेबल होंगे। तो ये था हमारा सर्कुलर और सर्कुलर लेटर का थोड़ा सा तजिया। नाउ वी वांट टू डिस्कस ओवर नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 आपको ये बोलता है कि आपको जो है वो ये जो शेड्यूल्स दिए गए हैं 14, इसके अंदर जो है वो आपको क्या कुछ पढ़ना है। अच्छा, ये आपको बहुत जरूरी तरीके से याद रखना होगा। आपका ये जो शेड्यूल को घुमाने का काम है, इसमें काफी एग्जाम में टाइम जाया हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि आपको यही नहीं पता होता कि किस शेड्यूल में क्या सब्जेक्ट है। मैंने आपको कहा शेड्यूल हमेशा किसी सेक्शन से साथ लिंक होगा, अदरवाइज ये जो शेड्यूल है ये सब्जेक्ट ही किसी सेक्शन का था, मगर सेक्शन की लेंथ को मैनेज करने के लिए, सेक्शन की फॉर्मेटिंग को मैनेज करने के लिए ये लिस्टिंग को एक अलग जो है वो पैटर्न पे शेड्यूल के नाम से तारुफ कर दिया गया। टैक्स रेट्स, जितने भी टैक्स रेट आपको नजर आएंगे, चाहे वो विथहोल्डिंग टैक्स के रेट्स हों, चाहे जो है वो इनकम टैक्स के रेट्स हों, तो हर टैक्स रेट जो है वो हमेशा फर्स्ट स्केड्यूल में आपको मिलेगा। व्हेन एवर वी विल डिस्कसिंग अबाउट एनी टैक्स रेट, यू शुड ऑलवेज बी फाइंडिंग दिस इज विद रेफरेंस टू द फर्स्ट स्केड्यूल। सेकंड स्केड्यूल जो है वो है एग्जेम्पशन और कंसेशंस का। ठीक है, इनकम टैक्स लॉ तो एक रेवेन्यू का लॉ है। रेवेन्यू का लॉ का मतलब ये कि इसमें से टैक्स की महसूलात की जो है वो बातचीत की जाएगी कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू पहुंचाइए। अब गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू हमें पहुंचाना है, उसके लिए जो है वो चार्जेबिलिटी की बातें यहाँ पे हों तो ज्यादा बेहतर है। मगर लॉ ने कहा है कि जिस तरीके से ये जो बहुत सारे कारोबारी इदारों में भी होता है कि वो कोई इंसेंटिव पैकेजेस होते हैं, ईद पैकेजेस होते हैं, रमजान ऑफर होती है, तो एफबीआर ने भी अपने निजाम में एक जो है वो तरगीब के लिए, एक अपने आप को जो है वो प्रोमिनेंट करने के लिए कुछ एग्जेम्पशंस और कंसेशंस के भी मैटर रखे हैं। आपको इसमें ये मिलेगा एग्जेम्पशन और कंसेशंस में कि किसी की इनकम जो है वो 10 साल के लिए एग्जाम कर देते हैं, किसी की इनकम जो है वो 23 साल के लिए एग्जाम कर देते हैं। तो जब भी कभी एग्जाम्पशंस की कहानी आई तो वो आपको सेकंड स्केड्यूल के अंदर मिलेगा। सेकंड स्केड्यूल में एग्जाम्पशंस के साथ कुछ कंसेशंस भी हैं, यानी कि कुछ टैक्स रेट्स वगैरह की कमी वगैरह की भी बातें हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कहा गया है फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर के डिविडेंड के ऊपर 15% की टैक्सेशन होती है। मगर अगर कोई पावर जनरेशन कंपनी जो है वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसके ऊपर 15% की टैक्सेशन नहीं है, उसके ऊपर 7.5% की टैक्सेशन है। तो वेर यू विल फाइंड the reduce rate is effectively a concession. The concession will be contained in the second schedule. Second schedule is the document that will provide the exemption as well as concessions. The next thing will be कि भाई जो है वो आपको जैसे अकाउंटिंग में डिप्रिसिएशन के बारे में एक चार्ज मिलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से, इसी तरीके से टैक्स लॉ में भी डिप्रिसिएशन को अलाउ किया जाता है। डिप्रिसिएशन के दो नाम हैं, एक डिप्रिसिएशन है और एक इनिशियल अलाउंस है। दोनों में क्या फर्क होता है जगह पे इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएगा। तो ये दो चीजें जो है वो आपको डिप्रिसिएशन के नेमुल बदल के तौर पे मिलती हैं। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन टैक्स पर्पस में डिसएग्री हो जाता है, डिस्क्लेम हो जाता है, और टैक्स का डिप्रिसिएशन इनिशियल अलाउंस आपको अलाउ होता है। और अगर जो है वो बात हो कि इंटेंजिबल एसेट्स की, तो इंटेंजिबल एसेट्स में जैसे अकाउंटिंग में अमोर्टाइजेशन अलाउ होता है, टैक्स में भी एक अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। वो कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में बातचीत जो है वो थर्ड स्केड्यूल में आपको मिलेगी। फोर्थ स्केड्यूल जो है वो इंश्योरेंस बिजनेस का टैक्सेशन है। देखिए, जैसे आपने अकाउंटिंग की अपनी जो पढ़ाई की थी अपनी एफआर के सिलेबस के लिए, वहां पे आपको जो है वो आपके टीचर ने इंश्योरेंस का टैक्सेशन स्पेशलाइज इंश्योरेंस की अकाउंटिंग स्पेशलाइज अकाउंटिंग के नाम से ताबीर करके पढ़ाई होगी। और इसके ऊपर बाकायदा इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के रेफरेंसेस वगैरह और होते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस का बिजनेस जो है वो डिफरेंट डायनामिक्स को कैरी करता है, तो ये रूटीन अकाउंटिंग के ऊपर नहीं चल सकता। तो इसकी एक स्पेशलाइज अकाउंटिंग होती है और वो स्पेशलाइज अकाउंटिंग इंश्योरेंस लॉ से कवर होती है। इसी तरीके से इसके टैक्सेशन में भी हमें जो है वो ये मसला महसूस होता है कि यार ये
जिससे इसकी अकाउंटिंग अगर नॉर्मल नहीं है तो इसकी टैक्सेशन नॉर्मल कैसे होगी। तो इसकी एबनॉर्मेलिटी ऑफ द बिजनेस की वजह से इसकी एबनॉर्मेलिटी ऑफ टैक्सेशन भी मुकर्रर है। इसका टैक्सेशन फोर्थ स्केड्यूल के थ्रू होता है। सेक्शन जो आप पूरा लॉ पढ़ रहे होगे, तो लॉ के पढ़ने के बाद जब जो है वो इंशाल्लाह हम बिल्कुल एंड में आके ये इंश्योरेंस बिजनेस वगैरह के टैक्सेशन पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे सर आपने तो सारा आगे पीछे कर दिया। यस, तो सारा आगे पीछे करने की वजह से ही तो ये फोर्थ स्केड्यूल में लिखा हुआ है। तो फोर्थ स्केड्यूल हमेशा जब पढ़ा जाएगा, जब आप पूरा सिलेबस पढ़ लें, तो फिर आपको पता चलेगा कि इन द इंश्योरेंस बिजनेस हाउ यू विल बी providing a variation in the normal taxation to bring it down in line with the fourth schedule, ताकि ये फोर्थ स्केड्यूल के अंदर फिट हो जाए नॉर्मल टैक्सेशन, और इसकी बेस पे फिर आपका जो है वो इंश्योरेंस का टैक्सेशन हो सकेगा। पांचवा जो शेड्यूल है, ये स्पेशलाइज्ड टैक्सेशन अगेन है, और ये जो है वो मिनरल्स और पेट्रोलियम की जो है वो एक्सप्लोरेशन करने वालों के लिए है। ये भी आपको मालूम है कि भाई मिनरल्स और ये पेट्रोलियम का काम जो है ये बहरहाल स्पेशलाइज होता है। ये लाइसेंस एंटिटीज भी होती हैं, ये गवर्नमेंट की परमिशन से काम करती हैं। इसमें गवर्नमेंट को इनको शेयर देना पड़ता है, रॉयल्टी देनी पड़ती है। तो इनके अंदर भी एक स्पेशलाइज जो है वो अकाउंटिंग होती है। तो देयरफॉर देयर वाज अ नीड कि इसका टैक्सेशन भी स्पेशलाइज किया जाए। उसके लिए फिर स्केड्यूल पढ़ा जाएगा। अगेन ये एंड में पढ़ा जाए जब पूरा इंशाल्लाह काबू में होगा सिलेबस, तो फिर ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये चेंज कर दीजिए, तो फिर स्केड्यूल के थ्रू टैक्सेशन हो जाएगा। छठा नंबर, प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड, ग्रेजुएटी फंड। सुपर एन्युएशन फंड सॉर्ट ऑफ पेंशन फंड है। ग्रेजुएटी आपको मालूम है लमसम अमाउंट दे दिया जाता है, जॉब छोड़ के बंदा जा रहा हो, मगर इसके अंदर एम्प्लॉई को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना होता है। जो कुछ जमाशुदा रकम होती है वो एम्प्लॉयर की होती है। प्रोविडेंट फंड इज द बायलेटरल कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय भी डालता है, एम्प्लॉयर भी डालता है, जमा हो जाता है पैसा, रिटायरमेंट वगैरह के ऊपर जो है वो हवाले कर दिया जाता है पैसा। ये रिटायरमेंट फंड्स के अंदर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो जा रहा है, एम्प्लॉयर को फिक्र है कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन मुझे अलाउबल एक्सपेंस के तौर पे क्लेम होगा। लॉ ने सजेस्ट किया है कि आप इसको कमिश्नर से मंजूर कराइए, रिटायरमेंट फंड को कमिश्नर से मंजूर कराइए। सेक्शन नंबर 21 में लिखा हुआ है कि अगर आप मंजूर कराएंगे तो ही आपका कंट्रीब्यूशन अलाउ होगा, वरना आपका कंट्रीब्यूशन इन दीज फंड्स विल नॉट बी अलाउड। टैक्स पर्पस के लिए एक्सपेंस के तौर पे अलाउ नहीं होगा। तो भाई कैसे रजिस्टर करवाते हैं, इसके लिए आपको जो है वो सिक स्केड्यूल को पढ़ना चाहिए। बैंक्स मालूम है आपको, स्पेशलाइज जो है वो इदारा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की निगरानी में ऑपरेट होता है। यहाँ पे तो एससीसीपी की अमल दखली नहीं होती है। और फर्दर मोर बैंक के अंदर जो है वो बैंकिंग ऑर्डिनेंस की वजह से उसकी अकाउंटिंग भी हिलजुल के साथ होती है, नतीजतन टैक्सेशन में भी हिलजुल की जरूरत थी। बैंक्स में खास तौर पे एक बड़ा जो है वो मामला आ जाता है कि बैंक्स के प्रूडेंशियल रेगुलेशंस की वजह से वहां पे उनका राइट ऑफ और जो बेड डेट्स हैं वो एक अलग तरीके से हैंडल हो रहे होते हैं। उसको जो है वो कहा जाता है क्लासिफाइड प्रोविजनिंग। तो वो क्लासिफाइड प्रोविजनिंग का टैक्सेशन के अंदर काफी अमल दखल है, तो इस वजह से इनका स्पेशलाइज्ड टैक्सेशन करना पड़ेगा, और वो 7 स्केड्यूल के थ्रू होगा। फिर स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स की आप ट्रेडिंग करते हो, वो ट्रेडिंग के ऊपर जो है वो कैपिटल गेन टैक्स जो होता है, यानी शेयर्स बाय करके सेल करना, दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन। तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्सेशन होता है, उसके लिए आपको रिटर्न के अंदर टैक्स की कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हर महीने जो आप ट्रेड करते हो, यानी जो सेल किया, उसके ऊपर नेशनल क्लियरिंग कंपनी खुद ब खुद अपने पास, उसके पास डेटा मौजूद है, उसने आपकी सारी जो है वो चीजों के ऊपर नजर रखी हुई है। इंशाल्लाह 8 स्केड्यूल में पढ़ाया जाएगा कि कैसे नजर रखी हुई है। उसको सब मालूम है कि ये शेयर्स बंदा बेच रहा है, इसने खरीदा कब था, और इसके ऊपर वो गेन कंप्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये दिसंबर के महीने में आपने 5000 पीएसओ के शेयर बेचे, तो उसके पास ट्रैक मौजूद है कि इसमें से जो है वो 2000 आपने अक्टूबर में खरीदे थे, 3000 आपने जो है वो जुलाई में खरीदे थे। वो खुद ब खुद कैपिटल गेन कंप्यूट कर लेगा। कैपिटल गेन कंप्यूट करने के बाद उसका टैक्सेशन भी कंप्यूट कर लेगा, और अगले महीने की 10 तारीख तक आपके ब्रोकर से उसका टैक्सेशन वसूल कर लेगा। और ब्रोकर जो है वो अपने क्लाइंट से वसूल कर लेता है। तो माहाना बेसिस पे कैपिटल गेन जो है वो कैपिटल गेन टैक्स पे हो जाता है नेशनल क्लियरिंग कंपनी को, और वो फिर आगे जो है वो गवर्नमेंट को आपके नाम पे जमा करा देती है। एंड ऑन द बेसिस जो है साल के आखिर में एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है कि आई हैव पेड माई सो मच ऑफ द अमाउंट ऑफ द टैक्स टू द नेशनल क्लियरिंग कंपनी, एंड ऑन द बेसिस आई एम नॉट enclosing any payment instrument along with the return। तो ये जो है वो क्या तरीका कार कहलाता है, दिस इज द प्रोसीजर विच इज कॉल्ड 8 स्केड्यूल का प्रोसीजर। इसके साथ 100 बी एक सेक्शन है, वो लिंक करके ये पढ़ा जाएगा। और ये बहुत जरूरी जो है वो जिंदगी का फिनोमिना है, सबकी जिंदगी में इसका कहीं ना कहीं अमल दखल होता है। तो ये बहरहाल जो है वो
8 स्केड्यूल के थ्रू हैंडल होता है। एक मुल्क में एमनेस्टी आई थी। एमनेस्टी ऐसी चीज होती है कि जिसमें एक गवर्नमेंट ऑप्शन देती है कि भाई ये जो हमारी इकोनॉमी है, इसका एक बड़ा चंक जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। अनडॉक्यूमेंटेड के मुख्तलिफ रीजंस हैं। माशाल्लाह जो है वो हमारे भाई जो है वो उल्टे सीधे उधर उधर से फतवे लेके आ जाते हैं कि टैक्स देना जरूरी नहीं है, टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया अपनी रिटर्न में कोई अमाउंट तो वो ब्लैक हो जाता है, उसको ब्लैक इनकम कहते हैं। और फिर ब्लैक इनकम को जो है वो कुछ अरसे के बाद पकड़ धकर होती है, तो वो कहते हैं कि भाई अब हम टैक्स देना चाहते हैं। तो लोग कहते हैं पेनल्टी भरो, ये भरो, वो भरो, तो फिर वो कहते हैं यार इतना सारा तो हम नहीं भर सकते। तो गाहे बगाए गवर्नमेंट इन लोगों के लिए एमनेस्टी स्कीम जो है वो लागू करती है। 2019 में भी एक एमनेस्टी स्कीम आई थी। वो 2019 में एमनेस्टी आई, 2018 में आई, 2017 में आई, 2022 में भी एक आई थी मार्च के महीने में इमरान खान के जाने के एक महीने पहले। मगर उसको जो है वो फिर जैसे ही इनकी गवर्नमेंट खत्म हुई, वो एमनेस्टी को विड्रॉ कर लिया गया, नई गवर्नमेंट ने उसको बरकरार नहीं रखा। तो बहरहाल ये एमनेस्टी गाए बगाए आती रहती है। तो एक एमनेस्टी जो है वो माजी में आई थी, जिसको कहा जाता है रिटेलर्स की एमनेस्टी। तो वो 9 स्केड्यूल के थ्रू डिस्कस हुई है। मगर आज जो है वो इसका मामला खत्म हो चुका है। नो वन नाउ कैन अवेल दिस एमनेस्टी। दिस एमनेस्टी provisions are being catered in the law only because of the reason कि आपको माजी में एमनेस्टी के अंदर कुछ वाइट करने को मौका मिला है। तो आज आपके साथ कोई टैक्स अथॉरिटी ना रुआ, कोई गलत से रवैया इख्तियार ना करे माजी से मुतालिक, तो ये कानून इसलिए अभी भी मौजूद है। बाकी नो वन इज एबल टू अवेल दिस एमनेस्टी नाउ। तो इस वजह से इसको मैंने रिडंडेंट लिखा है और ये हम पढ़ेंगे भी नहीं क्लास में। फिर जब आपका कोई विथहोल्डिंग टैक्स काटता है, लाइक आप किसी को गुड्स सप्लाई करते हो, तो आप अगर कंपनी हो तो सामने वाला जो बंदा होगा वो आपका 4% टैक्स काट लेता है, कस्टमर आपका। और अगर आप जो है वो अदर देन कंपनी यानी इंडिविजुअल और एओपी हो तो वो आपका जो है वो 4.5% टैक्स काट लेता है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो वो आपका 8% टैक्स काटता है कंपनी की शक्ल में। और अगर आप अदर देन कंपनी हो, इंडिविजुअल और एओपी, तो वो आपका 10% टैक्स काटता है। जैसे ऑडिटर्स की ऑडिट फी में क्लाइंट जो है वो 10% का टैक्स काट के देते हैं। तो अगर जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स आपका कटता है, यानी कि जिसका विथहोल्डिंग टैक्स कटता है उसको कहते हैं विथहोल्डी, और जो विथहोल्डिंग टैक्स काटता है उसको कहते हैं विथहोल्डिंग एजेंट। विथहोल्डिंग एजेंट के ऊपर लॉ में एक पाबंदी है, वो ये है कि आप जो है वो जरूर 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 ये देखिएगा कि जिस विथहोल्डी को आप पेमेंट कर रहे हो वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है कि नहीं है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इज सच अ लिस्ट ऑफ एफबीआर, जो एफबीआर की वेबसाइट पे मौजूद है, जिसमें उन लोगों के नाम आ रहे होते हैं जिन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया हुआ है। अगर आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका नाम एटीएल के अंदर होगा। एटीएल में होने के ऊपर, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के होने के अंदर आपको फायदा क्या होता है? वन ऑफ द बेनिफिट इज सच कि आपको जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स जो कटेगा वो ओरिजिनल रेट पे कटेगा। जो अभी मैंने बताया कि सर्विसेज के ऊपर 10% है, कॉर्पोरेट सर्विस प्रोवाइडर का 8% है, गुड्स के केस में 4 और 4.5% है। मगर अगर आपका नाम एटीएल में नहीं हुआ तो विथहोल्डिंग एजेंट के ऊपर ये लाजिम है कि वो विथहोल्डिंग का फिर टैक्स जो है वो डबल कर ले, यानी कि 4 की जगह पे 8 काटे, 4.5 की जगह पे 9 और 10 की जगह पे 20। तो ये जो है वो सारे प्रोविजंस के जिसकी बेस पे ये डिस्कशन होगा कि एटीएल के अंदर आप नहीं हो तो विथहोल्डिंग टैक्स डबल हो जाता है। फिर ये डबल होने के ऊपर जो है वो इसकी कोई रिफंड की गुंजाइश है, आइंदा मैं रिटर्न फाइल कर दूंगा तो फिर क्या होगा। तो इसके बारे में सारी बातचीत उन्होंने 10 स्केड्यूल में डिस्कस की है। तो ये बहरहाल जो है वो आपका एक शेड्यूल आपको पढ़ने को होगा। फिर ये बिल्डर्स और डेवलपर्स जो हैं, ये जो बिल्डिंग और डेवलपर्स है, डेवलपर्स में ये बहरिया टाउन आ गया। बिल्डर्स बहुत सारे आपको नजर आते हैं, सुमैया बिल्डर्स है, साइमा बिल्डर्स हैं। तो ये जो बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं इनके बारे में एक अजीब टैक्सेशन का निजाम है जिसको कहा जाता है फिक्स टैक्सेशन। ये जो है वो अपना जो एरिया कंस्ट्रक्ट करके सेल करते हैं, तो पर स्क्वायर फीट की बेस पे ये एक फिक्स अमाउंट दे देते हैं, 25 रुपए पर स्क्वायर फीट, 40 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये अपनी इनकम को कंप्यूट ही नहीं करते हैं कि भाई बिल्डिंग के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितनी हमारी जो है वो लैंड डेवलपमेंट के ऊपर हमारी इनकम हुई। ये सिंपल सा ये करते हैं कि जो एरिया इन्होंने बेचा है उस एरिया के ऊपर पर स्क्वायर यार्ड्स लैंड के केस में और बिल्डिंग के केस में पर स्क्वायर फीट के हिसाब से
ये टैक्स दे देते हैं। तो ये सारा निज़ाम जो है वो 11 स्केड्यूल के थ्रू पढ़ा जाएगा। फिर इसके बाद 12वें स्केड्यूल में ये बताया गया है कि बाहर से अगर कोई चीज़ आप इंपोर्ट करते हो तो 3 तरीकों के विथहोल्डिंग टैक्स हैं जो इंपोर्ट स्टेज पे आपकी इंपोर्ट वैल्यू पे कस्टम अथॉरिटीज लगाती हैं और आपसे ये टैक्स वसूल करती हैं। एक 1% है, एक 2% है और एक जो है वो 5.5% है। तो ये 1 और 2 और 5.5% किन-किन आइटम्स के ऊपर है, इसके ऊपर जो है वो 12 स्केड्यूल में लिखा हुआ है कि जो टेबल 1 में आ रही हैं 12 स्केड्यूल के आइटम्स उसके ऊपर 1% लगेगा, जो टेबल 2 में है उसके ऊपर 2% लगेगा, जो टेबल 3 में है वो है कि जो टेबल 1 और 2 में नहीं लिखी हुई उनके ऊपर जो है वो 5.5% लगेगा। तो ये आइटमाइज लिस्ट है जो 12 स्केड्यूल के थ्रू देखी जाएगी। 13 स्केड्यूल जो है उन डोनीज के नाम है। जो डोनेशन देता है वो डोनर है और जो डोनेशन लेने वाला है उसको कहते हैं डोनी। तो कभी आप किसी को डोनेशन दें और वो डोनी जो है जिसको आपने डोनेशन दिया वो सेक्शन नंबर वो 13 स्केड्यूल के अंदर उसका नाम लिखा हुआ है, लाइक जो है वो इंडस हॉस्पिटल है, सीलानी ट्रस्ट है, आलमगीर ट्रस्ट है, शौकत खानम हॉस्पिटल है। अगर इनके नाम जो है वो 13 स्केड्यूल में लिखे हुए हैं, वो वाकई लिखे हुए हैं, तो फिर उस सूरत हाल में डोनर जो होता है उसको सेक्शन नंबर 61 के तहत एक क्रेडिट मिलता है। चाहे इस डोनेशन को आपने डोनेशन के नाम से दिया, खैरात के नाम से दिया, सदके के नाम से दिया, या फिर ये कि जो है वो ज़कात के नाम से दिया, किसी भी नाम से डोनेशन दिया, तो उस डोनेशन के ऊपर सेक्शन नंबर 61 के तहत जो है आपको एक क्रेडिट क्लेम होता है। तो दिस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ दोस डोनीज which will be referred with reference to section number 61 in order to claim a tax credit. Tax credit to mean a credit within the tax liability, यानी कि जो 1000 रुपए की लाइबिलिटी होगी उसमें आप 900 रुपए पे कर रहे होगे, तो समवन विल बी आस्किंग यू कि भाई क्या 100 रुपए शॉर्ट पे कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्रेडिट कंप्यूट किया है। हाउ यू हैव कैलकुलेटेड द क्रेडिट? आप कहोगे सेक्शन 61 से। भाई क्या हुआ, आपने कैसे जो है वो क्रेडिट क्लेम कर लिया? इंटाइटलमेंट कैसे पता चला? आई हैड पेड द डोनेशन ड्यूरिंग द ईयर। किसको दिया था? 13 स्केड्यूल में लिखे हुए लोगों को दिया था। और 14 नंबर में बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट एरिया एग्जाम के लिए भी और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी, ये जो है वो 2021 में, अभी तो ये माशाल्लाह जो है वो एक साल गुजार चुका, एक जो है वो कॉन्सेप्ट आया था एसएमई का, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का कॉन्सेप्ट एक रगबत का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में टैक्स नहीं देते और इस वजह से नहीं देते कि उनको टैक्स की असिस्टेंस ही नहीं मिलती है। लोग इनको कोई जवाब ही नहीं देता कि आप टैक्स का रिटर्न कैसे फाइल करें। टैक्स का रिटर्न जो है वो फाइल करना मैंडेटरी हो गया है ऑनलाइन। आपको अभी भी मालूम है कि हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ये ऑनलाइन वगैरह से जो है वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। फर्दरमोर ये बात कि भाई ऑनलाइन से कंफर्टेबल हो भी जाए तो ये रिटर्न वगैरह फाइल करना और उसके ऊपर चीजों को समझना, ये तो एक टेक्निकल एक्सपर्टीज की बात है। तो उसके लिए कंसल्टेंट के पास जाएं तो कंसल्टेंट अनाड़ी मिलेगा, खिलाड़ी तो इन लोगों को जवाब ही नहीं देता, छोटे मोटे कारोबारी हजरात को। फर्दर मोर इनके पास जो है आप जैसे लोग पार्ट क्वालिफाइड क्वालिफाइड वो तो कभी जॉब करते नहीं है। तो नतीजा ये कि ये लोग रिटर्न वगैरह फाइल करने की तरफ आ ही नहीं रहे थे। तो इनके लिए एक सादा सा रिटर्न इंट्रोड्यूस किया और इनको टैक्स रेट भी बहुत कम कर दिया। आप देखेंगे कि इनका टैक्स जो है वो तकरीबन आधा है एज कम्पेयर टू अदर्स, या शायद आधे से भी बाज औकात कम हो जाता है। तो वो कैसे कम होता है, कैसे आप अपने आप को एसएमई कहते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं, इसके लिए जो है वो क्या जो है वो इनकम के कवाइफ डिक्लेयर करने पड़ते हैं वगैरह, ये सारी टैक्सेशन जो है वो इंशाल्लाह 14 स्केड्यूल के थ्रू देखी जाएगी। तो 14 स्केड्यूल इज अगेन अ स्पेशलाइज्ड टैक्सेशन बट इट इज फॉर एसएमईज। एसएमई में जो है वो कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई एओपी भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, मगर वो कवायद पूरे करने होंगे जो कि 14 स्केड्यूल के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये 14 स्केड्यूल जो है वो अगर हम पढ़ लेते हैं तो उसके बेस पे हमारा जो है वो एक ऑर्डिनेंस का तकमील की तरफ जो है वो अच्छा सफर जो है वो मुकम्मल हो जाता है। मगर बहरहाल ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा ये 14 स्केड्यूल कि एक एक पढ़ के शेड्यूल पढ़े जाएं। इसमें ये होगा कि जिस वाले सेक्शन के साथ जो शेड्यूल लिंक करना होगा वो मेरी कार्रवाई होगी, और इंशाल्लाह जब हम लोग जो है वो इसको मुकम्मल कर रहे होंगे तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि एमनेस्टी के अलावा बाकी सारे जो है वो शेड्यूल हमारे किसी न किसी दर्जे में पूरे हो ही गए होंगे। जो रहते होंगे यानी कि उसके अंदर जो बातें रह गई होंगी वो शायद आपके पढ़ने के लिए रखी होंगी, बाकी अदरवाइज जो है वो मेजोरिटी ऑफ द डिस्कशन जो कि सारी हमारी टेक्निकल नेचर की होंगी वो क्लास के अंदर ही सेक्शन के साथ जो है वो लिंक करके मुकम्मल हो जाएंगी।
तो ये आज की क्लास हम यहाँ तक रोकते हैं। यहाँ पे आज मैंने आप लोगों को ऑर्डिनेंस के अंदर एक पढ़ने का फॉर्मेट दिया है, एक एंगल दिया है कि ऑर्डिनेंस में रूल्स को, एसआरओ को, सर्कुलर को, रू और जो है वो ये अपना इसके साथ जो है वो ये शेड्यूल्स को कैसे पढ़ा जाता है और शेड्यूल्स में क्या क्या चीजें होंगी। ये आप जार बातें थोड़ा सा आप अपने जहनों में रखिएगा कि एसआरओ, सर्कुलर और सर्कुलर लेटर में क्या फर्क होता है, किस जगह पे सर्कुलर का तकाजा होना चाहिए, किस जगह पे एसआरओ का तकाजा होना चाहिए। ये अगर चीजें आपके जहन में हुई तो आप सही तरीके से अपनी किताब को खोल पाओगे, वरना आप पेजेस आगे पीछे करते रहोगे, टाइम खामखा में आपका जाया हो जाएगा। ये 14 स्केड्यूल को भी आपको इस अंदाज में याद रखना होगा, इसी स्पीड के साथ कि बेसिक स्केड्यूल कोई आपको पूछे क्या होता है तो कह दीजिए प्रोविडेंट फंड वगैरह का मामला होता है। और फिर जो है वो सूरत हाल ये कि अगर जो है वो एटीएल में डबल हो जाता है, एटीएल में बंदा ना हो तो विथहोल्डिंग टैक्स डबल हो जाता है, तो ये जो है वो कैसे होता है, क्यों होता है, इसके ऊपर फौरन 10 स्केड्यूल खुल जाए। एसएमई का टैक्सेशन जो है वो 14 नंबर जो है वो शेड्यूल के अंदर जाके जो है वो देख लिया जाए। तो इसी स्पीड के साथ आपको ये कवरेज होनी चाहिए। तो ये हमारा सिलेबस था और इसके साथ मैंने आपको एक जाविया डिस्कस किया। अब अगली क्लास में हमें इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करना है कि ये जो आपने सेकंड स्केड्यूल में बताया है कि एग्जेम्पशन और कंसेशंस, ये तो हमारे लिए सरप्राइजिंग एक बात हो गई है कि भाई हमने तो ये समझा था कि इनकम टैक्स में महसूलात का कानून है, टैक्सेस वगैरह लेने की बातें होंगी, या बेनिफिट वगैरह की क्या बातें कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। टैक्स लगेगा ये तो सभी को पता होता है टैक्स लॉ में, मगर उसके अंदर बेनिफिट क्या छुपे हुए हैं वो खोद के निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इंशाल्लाह 4.1 के नोट के साथ जो है अगली क्लास में, यानी ये नोट नंबर 4 था तो इसके अंदर 4.1 से इंशाल्लाह अगली क्लास में हम शुरू करने वाले हैं। तो आज की क्लास से मुतालिक अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछिए। जी सैयद सलमान साहब, मैंने आपसे ये अर्ज की कि सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में क्या फर्क है। दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्स हैं, यानी यू विल बी not taking the burden, rather it will be charged to your customer। तो दोनों में क्या फर्क है। देखिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी इंपोर्ट स्टेज पे जब आप बाहर से कोई चीज इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है, उन उन चीजों के ऊपर जो फेडरल एक्साइज के कानून में लिखे हुए हैं, जिसको कहते हैं ड्यूटीएबल गुड्स के ऊपर। और फिर जो है वो जब आप मैन्युफैक्चरर अगर हो तो मैन्युफैक्चर करके ड्यूटीएबल गुड्स को आप सेल करते हो तो उसके ऊपर अपने कस्टमर को फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाइएगा। बाकी अदरवाइज अगर कोई बंदा डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, यानी बेवरेजेस का डिस्ट्रीब्यूटर है, बेवरेजेस का जो है वो होलसेलर है, या सीमेंट का डिस्ट्रीब्यूटर है, सीमेंट का होलसेलर है, ये मार्केट में जो है वो आपको नजर आएंगे, मगर दे विल नेवर बी चार्जिंग एनी फेडरल एक्साइज ड्यूटी। वो कहेंगे फेडरल एक्साइज ड्यूटी का स्कोप खत्म हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, मैन्युफैक्चरर लाकर याद आता है जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी देता है अपने कस्टमर को बिल करके। अच्छा, सेल टैक्स जो है वो वेंडर का टैक्स है, मैन्युफैक्चरर भी पे करता है अपनी वैल्यू एडिशन के ऊपर, होलसेलर भी पे करता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी पे करता है। उम्मीद करता हूं आपको मालूम होगा कि सेल टैक्स के अंदर निजाम चलता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। जो परचेज किया उसके ऊपर इनपुट टैक्स, जो सेल किया वो आउटपुट टैक्स, दरमियान का डिफरेंस पे करना होता है। तो ये मैन्युफैक्चरर भी पे करता है, ये होलसेलर भी पे करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर भी, रिटेलर भी। क्यों? क्योंकि सेल टैक्स है। तो सेल टैक्स में क्या होता है, सेल टैक्स इज अ वेंडर टैक्स। और फिर जो है वो बात होगी अगर ड्यूटीएबल गुड्स की, तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर पे नहीं कर रहे होते हैं। वो क्यों नहीं पे करते? वो कहते हैं कि वी आर आउट ऑफ स्कोप ऑफ फेडरल एक्साइज लॉ, बिकॉज फेडरल एक्साइज लॉ की चार्जेबिलिटी और लेवी स्टॉप हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के ऊपर। प्रैक्टिस बुक कौन सी यूज करें और बेरेक से। जी जी, अपना अब्दुल मुईस, मैंने आपको कहा कि मेरे आपको इंशाल्लाह नोट्स भी मिलेंगे। आप शायद लेट आई या क्या हुआ, तो बहरहाल मैंने शुरू में बात की थी, मेरे नोट्स भी आपको मिलेंगे। वो नोट्स जो है वो मैंने आपसे कहा कि रेप्लिकेट हैं, जो बेयर एक्ट है उसी के। मैं आपके साथ जो है वो कोई खुदा ना खास्ता जो है वो गलत चीज नहीं जो है वो आपको पेश करना चाहता जो आपके लिए नुकसानदेह हो। आपको बेयर एक्ट ही जिंदगी में पढ़ना है, एग्जाम के लिए भी यही काबिल इस्तेमाल और मुस्तनद है। तो मैंने जो नोट्स देने हैं वो बेसिकली बेयर एक्ट ही होंगे, मगर एक बेयर एक्ट का जो है वो एक जो है वो लिंक्ड वर्जन होगा कि ये सेक्शन लिंक कर दिया और आपके लिए एक मसाला बना दिया ताकि एग्जाम में सवाल को आप हैंडल कर सको। बाकी गाय बगाए जैसे मैंने आज बेयर एक्ट खोला था और
और आपको कुछ पढ़ाने की कोशिश की, तो ऐसे में बैरेक को भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा ताकि आपकी उसके साथ उनसियत कायम हो। मेन आपकी पढ़ाई ऐसी होगी कि मेरी क्लासें लेने के बाद आप बैरेक के ऊपर हाथ अपना जरूर साफ कीजिएगा। रहा सवाल प्रैक्टिस का, तो प्रैक्टिस के लिए आई कैप की जो जिसको हम प्रैक्टिस किट कहते हैं या क्वेश्चन बैंक कहते हैं, इससे अच्छा मवाद आपको कोई नहीं मिल सकता। वो काफी सफिशिएंट है और उसके अंदर जो है वो बेसिकली उनके अपने सवालात भी हैं आई कैप के, और उन्होंने पास पेपर्स जो हैं, जो माजी के जो पेपर्स हैं जो भी आपके लिए रिलेवेंट हो सकते हैं, उन्होंने उसको नए वर्जन पे जो है वो सारा रिसॉल्व कर दिया है। यानी कि आज का जो कानून है उसके हिसाब से सॉल्व कर दिया है। पास पेपर्स तो पास पेपर के वक्त के जो कानून थे उसके हिसाब से सॉल्व हुए हैं, आई कैप की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। मगर उसको अगर आप यूज करेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे। आपको जो है वो उसको नए वर्जन से सॉल्यूशन चाहिए, तो नए वर्जन का सॉल्यूशन जो है वो आपको प्रैक्टिस किट में मिल जाएगा। और वो काफी है। शुरू में अगर आप देख रहे होंगे तो आप कहेंगे यार ये तो फौरन हो जाएगी, फिर क्या होगा? तो नहीं, वो फौरन नहीं होगी, उसमें आपको टाइम लगेगा। तो वो आपको बस प्रैक्टिस किट आई कैप की करनी है। मैं क्लास में कुछ सवालात कराऊंगा, वो आपको अच्छे से काबू में कर लेने हैं। फर्दर मोर आपको बैरेक के ऊपर अपना पूरा हाथ साफ करना है। नोट्स मेरे जो है वो गाए बगाए जो क्लास से पहले आपको मिलते रहेंगे, उसको आप कंपाइल करके एक फाइल अपनी बनाइए। इंशाल्लाह वो भी आपके लिए एक अच्छा जो है वो मटेरियल तैयार हो जाएगा। तो दिस विल बी आवर स्ट्रेटेजी टू गो विद द सिलेबस। कोई और है? कोई किसी और का कोई सवाल है? प्रैक्टिस की अब्दुल मुईज का मैंने बता दिया। अच्छा, ये समरा खान साहिबा पूछ रही हैं, सर वी विल बी यूजिंग ऑर्डिनेंस ऑफ ऐसे और पेटी वाला। देखिए अपना समरा, ये जो है वो पेटी वाला हो या ऐसे सलाम हो, दोनों एक ही जो है वो बहरहाल चीज को, यानी कि जो एफबीआर की वेबसाइट पे जो एक्ट या ऑर्डिनेंसेस पड़े हैं, सेल टैक्स एक्ट पड़ा हुआ है, फेडरल एक्साइज एक्ट या ऑर्डिनेंस, उसी को उन्होंने जो है वो बहरहाल डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना है। अपनी मर्जी से बैरेक को तो आप नहीं कर सकते आगे पीछे। तो जो बैरेक्ट है ये वही है जो कि जो मैं आपके साथ अभी क्लास में भी शेयर कर रहा था, उसको प्रिंट वर्जन करके उन्होंने अपनी, किसी ने येलो गत्ते में छाप दिया या किसी ने ग्रीन गत्ते में छाप दिया और अकॉर्डिंगली अपना अपना नाम फिट कर लिया। तो जो भी आपको सस्ता मिले, जो भी आपको ठीक मिले, आप ले लीजिए, उसमें कोई भी हर्ज नहीं है। ऐसे सलाम भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो क्लास में आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्या उसमें मुझे कोई तशंगी होगी, कोई मैं बाज़ औक़ात कुछ चीजें मुझे आपको बतानी पड़ेगी उसके बारे में, तो मैं बता दूंगा। अगर जो है वो केपी की किताब यूज करेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ बतानी पड़ेंगी, वो बता दूंगा। तो आपको इंशाल्लाह कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आप दोनों में से कोई भी ले लीजिए। और अगर आपके पास कोई भी अभी भी कोई है तो आप उसके ऊपर कोई स्क्रैप वगैरह करने की कोशिश ना कीजिएगा, बस उसी को चला लीजिए। मगर होना चाहिए वो वाला जो फाइनेंस एक्ट 2022 की बेस पे बना है, यानी कि जो बजट के बाद का बना हुआ है। पुराना बजट वाला नहीं चाहिए। जुनेद, अभी तो बात की थी 3 दिन हफ्ते की जो है वो हमने रखी है। अभी जो है वो 3 दिन रखी है और हफ्ते में, और इंशाल्लाह जो है वो रिजल्ट के बाद जो है वो 4 दिन है। और इंशाल्लाह अप्रैल के लास्ट वीक में हम इसको खत्म कर रहे होंगे। 23 अप्रैल को शायद जो है वो ईद है, तो शायद ईद की वजह से अगर 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए तो फिर मई के 2-3-4 तारीख को हो जाएगा। तो इंशाल्लाह बस जो है वो आप अप्रैल के एंड का ही टारगेट रखिएगा। ठीक है, और किसी का कोई सवाल नहीं है सबरा? चले इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।